अध्याय 1171 अस्तित्व का अर्थ। जल्द ही 6 मुख्य तत्व दूतों के शरीर अपने मूल आकार में लौट आए, जबकि कमजोर सांस भी तेजी से ठीक हो गई। मानो संपूर्ण तत्व दुनिया एक अंतहीन ऊर्जा पूल थी, जो लगातार 6 मुख्य तत्व दूतों की शक्ति को फिर से भर सकती थी। जब तक उन्हें एक निश्चित स्तर का विनाशकारी प्रहार नहीं झेलना पड़ता, वे अनिश्चित काल तक लड़ सकते थे। अगर वे पूरी तरह से नष्ट भी हो जाएं, तो भी वे वास्तव में नहीं मरेंगे। उन्हें पुनर्जन्म लेने में बस समय लगेगा, ठीक जल मुख्य तत्व दूत की तरह। केवल अब चेन रुई को एहसास हुआ कि मुख्य कारण जिसके कारण उसने जल मुख्य तत्व दूत को हराया था, वह ये था कि दूसरा पक्ष बहुत लापरवाह था। ऑल स्टार गॉड्स व्यू और कॉस्मोस एनिहिलेशन अभी अभी सतह पर एक हार हार वाली लड़ाई की तरह लग रहे थे, लेकिन सच कहें तो बिखरी हुई अवस्था में ऑल स्टार गॉड्स व्यू केंद्रित अवस्था में कॉस्मोस एनिहिलेशन से भी ज्यादा शक्तिशाली था। दरअसल ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि यह एक तात्विक दुनिया थी कि मुख्य तात्विक संदेशवाहक इतने शांत रह सके। अपनी चोटों की परवाह किए बिना चेन रुई ने अपने शरीर की शक्ति को समायोजित करने की पूरी कोशिश की। जैसा कि दूसरे पक्ष ने कहा, अपनी जीवन शक्ति को जलाकर ऑल स्टार गॉड्स व्यू लॉन्च करने के बाद उसकी शक्ति में काफ़ी गिरावट आई थी। अगर उसने अपनी चोट को ध्यान में नहीं रखा, तो भी उसकी शक्ति अकेले उसी शक्ति से एक और बड़ी चाल को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। और मुख्य तत्व दूतों के लिए, जिनके शरीर और शक्ति को जल्दी और अनंत बार पुनर्जीवित किया जा सकता था, युद्ध वास्तव में अभी शुरू हुआ था। अगर वह इसे फिर से सक्रिय भी कर लेता, तो नतीजा यही होता कि वह और भी ज्यादा घायल हो जाता, जबकि मुख्य तत्व दूतों का पुनर्जन्म होता रहता। अगर यह खपत जारी रही, तो निश्चित रूप से उसकी ही मौत होगी। हालांकि अब सोचने की ज्यादा गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि 6 मुख्य तत्व दूतों ने एक बार फिर अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया था। अब तक किसी भी मुख्य तत्व दूत ने चेन रुई को कम आंकने की हिम्मत नहीं की थी। उन्हें उस भयानक प्रतिद्वंद्वी के प्रति जरा भी संकोच नहीं था जो अकेले ही उन 6 लोगों से लड़ सकता था। यद्यपि यह कॉस्मोस एनिहिलेशन अभी तक जारी नहीं किया गया था, एक बार जब यह फट गया तो इसकी शक्ति निश्चित रूप से पिछले वाले की तुलना में कहीं अधिक होगी। चेन रुई के पास कोई चारा नहीं था। तारे फिर से उसके चारों ओर प्रकट हो गए। इस बार की ताकत और गति के कारण ये स्पष्ट रूप से पिछले वाले से अतुलनीय था। अगर अभी हुई टक्कर को बराबर बराबर माना जाए, तो उतार चढ़ाव के बाद दोनों पक्षों के फायदे और नुकसान ज्यादा स्पष्ट हो गए थे। ये बात न सिर्फ चेन रुई को, बल्कि 6 मुख्य तत्व दूतों को भी साफ पता थी। इस समय ब्रह्मांड विनाश पर आक्रमण कर रहे 6 मुख्य तत्व दूत एक साथ रुक गए। उन्होंने एक साथ अपने सिर ऊपर उठाए और आकाश में रंग बिरंगी रोशनियों की गति अचानक तेज हो गई। तेज गति से उड़ती रंगीन रोशनियां रंग बिरंगे बादलों के समूहों में संघनित हो गईं, जो तेजी से फैलकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं। पहले की प्राचीन और अमर सांसें और भी स्पष्ट होती गईं। पूरी दुनिया हल्के हल्के कांपने लगी। इस कंपन के दौरान रंगीन बादलों का आकार तेजी से बदल गया तथा वे एक विशाल पारदर्शी प्रकाश गेंद में परिवर्तित हो गए। अधिक सटीक रूप से कहें तो एक प्रकाश कोकून में। प्रकाश के कोकून में एक आकृति थी। हालांकि वह बहुत स्पष्ट नहीं थी, लेकिन चेन रुई को वह आकृति बहुत जानी पहचानी लग रही थी। उसने अचानक कहा, जोला। जोला आंखें बंद किए प्रकाश कोकून के बीच में लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने होश खो दिया हो। ऐसा लगता है कि 3 मौलिक देवी आयुधों का विलय होना शुरू हो गया है। टूटे हुए देवत्व को भी मिलाया जाएगा और पुनः बनाया जाएगा। मैडम रैफेटी की इच्छाशक्ति का पुनर्जन्म होने वाला है। मुख्य तत्व दूतों ने एक के बाद एक खुशी दिखाई, लेकिन चेन रुई का दिल बार बार डूब रहा था। उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं, क्योंकि जोला को अभी अभी कई कोशिशों के बाद भी वह स्टार कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं रख पाया था। सामान्यतः तारा सम्मेलन मंच तारा सम्मेलनकर्ताओं को दृष्टि के दायरे में रख सकता था और वह सामान्य सीमा या अंतरिक्ष दूरी को भी नज़रअंदाज कर सकता था, लेकिन अभी वह इसमें सफल नहीं हो सकता था। स्पष्टतः प्रकाश कोकून की अवरोध सीमा सामान्य अंतरिक्ष से कहीं अधिक थी। दूसरे शब्दों में, जो वास्तविक दूरी निकट प्रतीत हो रही थी, वह संभवतः बहुत दूर थी, इसलिए तारा सम्मेलन मंच की सम्मेलन शक्ति सक्रिय नहीं हो सकी। शायद केवल उस प्रकाश कोश को तोड़कर ही वह सफल हो सकता था। लेकिन ये कठिनाई शायद 6 मुख्य तत्व दूतों को हराने से कहीं ज्यादा थी। वह प्राचीन गति जो अकेले ही सब कुछ पर हावी हो जाती थी, चेन रुई के लिए उसका मुकाबला करना संभव नहीं था। हालांकि चेन रुई के लिए वह ऐसा कर सकता था या नहीं, यह एक बात थी, लेकिन वह ऐसा करना चाहता था या नहीं, यह एक अलग विषय था। यदि मैं ऐसा करूं तो शायद मैं सफल न हो पाऊं, यदि मैं ऐसा न करूं तो निश्चित रूप से सफल नहीं हो पाऊंगा। ऑल स्टार गॉड्स व्यू की सांस अचानक मजबूत हो गई। मुख्य एलिमेंटल मैसेंजर्स ने जल्दी से एकाग्रता के साथ इंतजार किया, लेकिन जब आकाशगंगा में विस्फोट हुआ तो यह हेक्साग्राम गठन के लिए नहीं था, बल्कि आकाश में रंगीन बादलों के लिए था। ऐसा हुआ कि चेन रुई ने ऑल स्टार गॉड्स व्यू की गति को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया और अंततः उसने कॉस्मोस एनिहिलेशन की सील तोड़ दी। वह सीधे प्रकाश कोकून की स्थिति की ओर दौड़ा। जोला।
ये शक्ति से भरा आह्वान केवल मुख से निकली आवाज नहीं थी, बल्कि हृदय से निकली पुकार भी थी। आकाशगंगा की वह किरण सीधे प्रकाश कवच की ओर दौड़ी, लेकिन पास के रंगीन बादलों को छूने से पहले ही मानो किसी अतुलनीय विशाल शक्ति से टकरा गई और अचानक ढह गई। चेन रुई का शरीर किसी टूटते हुए तारे की तरह गिर पड़ा। उसके शरीर पर लगा तारा कवच पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। सारे घाव फट गए थे। उसकी चेतना भी धुंधली पड़ गई थी। नहीं, मैं यहाँ नहीं गिर सकता। चेन रुई ने अपनी आकृति को स्थिर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बिखरने वाली तारों की रोशनी मुश्किल से फिर से घनीभूत हुई। अचानक उसने पाया कि मुख्य तात्विक दूतों की सांसों ने उसे चारों ओर से पूरी तरह जकड़ लिया था। बेवकूफ, वो तो असल में आसमान में जाने के लिए गया था। वो तो असली भगवान का क्षेत्र है। भगवान पर मुक्का मारने का अंजाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। जैसे ही देवत्व का पुनर्निर्माण पूरा हो जाएगा, मैडम रैफेटी की इच्छा वापस आ जाएगी और ज़ोला का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही उसके अस्तित्व का अर्थ है, और यही परी ड्रैगन के अस्तित्व का भी अर्थ है। परी ड्रैगन के अस्तित्व का अर्थ? चेन रुई अचंभित रह गया। प्रकाश मुख्य तत्व दूत बोला, इस बार हम तुम्हें मैडम देवी के पुनर्जन्म में बाधा डालने का कोई मौका नहीं देंगे। ब्रह्मांड विनाश का प्रकाश चमकने लगा। चेन रुई लगभग शक्तिहीन हो चुका था। ऑल स्टार गॉड्स व्यू विशेष रूप से निराशाजनक था। शायद वास्तव में कोई संभावना नहीं थी। उसी समय एक अन्य स्थान पर एक व्यक्ति के मन में अस्तित्व का अर्थ शब्द भी गूंज उठा। ज़ोला। ध्वनि अलौकिक लग रही थी, मानो वह अंतरिक्ष की सर्वोच्च आवाज से आ रही हो। आपके अस्तित्व का अर्थ, संपूर्ण परी ड्रैगन के अस्तित्व का अर्थ इस क्षण के लिए है। तत्व देवी की वापसी के लिए। ज़ोला की बैंगनी आंखें एकाग्रता खोती हुई प्रतीत हुईं, क्योंकि उसने नीरसता से उत्तर दिया। आपकी चेतना और आपका शरीर पुनः रूपांतरित ईश्वरत्व का आधार बनेंगे। बिना किसी शर्त के अपनी आत्मा समर्पित करो। मेरी आत्मा समर्पित करो, ज़ोला ने यंत्रवत कहा, जैसे जैसे उसकी निगाहें और अधिक भ्रमित होती गईं। आपके पास सबसे बड़ी शक्ति होगी, सबसे महान शक्ति। तुम सच्ची अनंतता और अमरता के स्वामी होगे। अनंत काल और अमरता। ज़ोला अवचेतन रूप से यह वाक्य पढ़ रही थी कि अचानक उसके कानों में एक परिचित आवाज़ गूंजी। ज़ोला। परी ड्रैगन कांप उठा। उसी समय अंतरिक्ष में आवाज़ गूंजी, क्या तुम अस्तित्व का अर्थ समझ चुके हो? तो अपनी आत्मा को छोड़ दो और अमरता की इच्छा स्वीकार करो। ज़ोला। दोनों आवाज़ें एक ही समय परी ड्रैगन की आत्मा में गूंज उठीं। अस्तित्व का अर्थ। ज़ोला। मैं। ज़ोला अंदर ही अंदर संघर्ष करते हुए थोड़ा हौंफने लगी। अपनी आत्मा समर्पित करें, ज़ोला। अमरता प्राप्त करें, ज़ोला। यह आपके अस्तित्व का अर्थ है। मेरे अस्तित्व का अर्थ। ज़ोला का शरीर कांप उठा। बेबी, मम्मी को फिर कभी मत छोड़ना। यदि कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करता है तो पिताजी तुम्हारे लिए उसे पीटेंगे। ज़ोला। कड़वा पे तैयार है, आओ और पी लो। याद रखो कि मैंने तुम्हें जो कदम सिखाए हैं उनका पालन करना। तुम्हारा इस तरह पीना गलत है। अगर किसी दिन मेरा जीवन समाप्त हो जाए तो कृपया मेरे लिए चेन रुई की अच्छी देखभाल करना, ठीक है? चाची ज़ोला। डोडुओ को गले लगाओ। ज़ोला। ये पोशाक तुम्हारे लिए है, क्या तुम्हें ये पसंद है? उसके कानों में अनगिनत आवाज़ें गूंज रही थीं, और वह अलौकिक आवाज़ अब उसकी चेतना को पहले की तरह नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। अंततः सभी आवाज़ें एक शब्द पर आकर टिक गईं, ज़ोला। यह उसकी आवाज़ है। वह, उन्हें, यही है मेरे अस्तित्व का अर्थ। ज़ोला की बैंगनी आंखों में आंसू आ गए। आकाश में प्रकाश का कोकून अचानक कांप उठा। बीच में ज़ोला संघर्ष करती हुई प्रतीत हुई। प्रकाश के कोकून पर हल्की सी दरारें दिखाई देने लगीं। पास की तात्विक शक्ति अचानक अत्यंत अस्त व्यस्त हो गई। इस दृश्य ने मुख्य तत्व दूतों को चौंका दिया, जो सबसे बड़ा प्रहार करने वाले थे। देवत्व के पुनर्निर्माण के अंतिम क्षण में ज़ोला ने वास्तव में तत्व देवी की इच्छा का विरोध किया। चेन रुई बहुत खुश था, लेकिन इस समय आकाश से एक प्रकाश किरण गिरी। प्रकाश किरण में विभिन्न रंगों के 6 प्रकाश समूह थे, जो एक ही समय में चमक उत्सर्जित कर रहे थे और 6 रंगों के प्रभामंडल में गुंथ रहे थे। प्रकाश कोकून का कंपन धीरे धीरे बंद हो गया और दरारें जल्दी से ठीक होने लगीं। ये 6 तत्वों का मूल अंश था, जो देवत्व अंशों का प्रक्षेपण था। बीच में ज़ोला कांप उठी और उसके कान में एक गहरी आह आई, तुम्हारे अस्तित्व का अर्थ एक अदम्य भाग्य है। अनूठा भाग्य। ज़ोला की चेतना पूरी तरह धुंधली हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे 6 रंगों वाले प्रभामंडल में बदल गईं। उसने सारी संघर्षपूर्ण गतिविधियां बंद कर दीं। उसके पीछे एक रंगीन हल्का पंख दिखाई देने लगा, जिसकी रूपरेखा तितली के पंखों जैसी थी। चेन रुई हैरान रह गया, क्योंकि उसने देखा कि ऑल स्टार गॉड्स व्यू में इंद्रधनुष तारामंडल की रोशनी तेजी से मंद हो गई थी। इसका मतलब है, जैसे जैसे तितली के पंख साफ होते गए, इंद्रधनुषी तारामंडल की रोशनी पूरी तरह मंद पड़ गई। वह हवा में तैरती मोमबत्ती की तरह थी, जो कभी भी बुझ सकती थी। मैं इसे केवल इसी तरह देख सकता हूँ। कुछ भी नहीं किया जा सकता।
चेन रुई के दिल में तीव्र क्रोध उमड़ पड़ा, खासकर खुद के प्रति। सभी मुख्य तत्व दूतों ने राहत की सांस ली। हालांकि कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन तत्व देवी की इच्छा स्पष्ट रूप से अदम्य है। अब तत्व देवी के आयुध का विलय पूरा होने वाला है और तत्व देवी का प्रतिनिधित्व करने वाला देवत्व नया रूप लेने वाला है। देवी रैफर्टी का पुनर्जन्म अपरिवर्तनीय है। जब तक इस शत्रु का अंत नहीं हो जाता, हम अपनी चिंताओं से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। इस समय सभी मुख्य तत्व दूतों ने अपना ध्यान षट्भुज संरचना के केंद्र पर केंद्रित कर दिया और चेन रुई के पास की आकाशगंगा का दायरा छोटा होता गया और वे एक साथ इकट्ठा होने लगे। ये शक्ति ह्रास का संकेत होना चाहिए था, लेकिन मुख्य तत्व दूतों के मन में चेतावनी के संकेत और भी प्रबल होते गए। ध्यान से देखने पर वे सभी नक्षत्र एक दूसरे पर इस तरह एक दूसरे से लिपटे हुए थे मानो एक में विलीन हो जाएंगे। वे सभी चेन रुई पर केंद्रित थे। अगले ही क्षण केवल एक हाथ वाला टूटा हुआ शरीर अत्यंत तीव्र प्रकाश में फूट पड़ा। अध्याय 1172 आंखें। हेक्साग्राम संरचना में पहले से ही कमजोर आकाशगंगा अचानक चमक उठी। सबसे मंद इंद्रधनुषी तारामंडल सहित 19 तारामंडल धीरे धीरे एक दूसरे पर इस तरह छा गए मानो वे पूरी तरह से उसके शरीर में समाहित हो जाएंगे। दरअसल चेन रुई के लिए इस तरह का प्रयास पहली बार नहीं था, लेकिन सामान्य प्रशिक्षण में वह बिना किसी अपवाद के सभी प्रयासों में असफल रहा। चूंकि यह प्रक्रिया बेहद कठिन, दर्दनाक और बेहद खतरनाक थी और उसकी आत्मा कभी भी टूट सकती थी, इसलिए उसने इसे यूं ही करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब उसने पूरी कोशिश की। हेक्साग्राम संरचना कंपन करने लगी, यहाँ तक कि कॉस्मोस एनिहिलेशन की शक्तिशाली सांस भी थोड़ी बेकाबू होने लगी। बिना किसी हिचकिचाहट के 6 मुख्य तत्व दूतों ने ब्रह्मांड विनाश जारी किया। आपस में गुंथी हुई रंग बिरंगी रोशनियां चेन रुई की ओर फूट पड़ीं। षट्भुज संरचना एक विशाल मुंह जैसी थी, जो अपने तीखे दांतों को खोल बंद कर रही थी और चेन रुई को बीच से टुकड़ों में काटने की कोशिश कर रही थी। ये प्रहार स्पष्ट रूप से पहले से ज्यादा शक्तिशाली था। 6 मुख्य तत्व दूतों को पूरी ताकत लगा देनी चाहिए थी। चेन रुई के चारों ओर के तारामंडल लगभग आधे आधे एक दूसरे पर छा गए थे। उसके पूरे शरीर का वेग भी अत्यंत भयावह स्तर तक बढ़ गया था। अशांत और भयावह ब्रह्मांड विनाश का सामना करते हुए वह इससे बच नहीं पाया। आपस में गुंथी हुई रंगीन रोशनी, जिसमें मूल रूप से एक विशाल तात्विक शक्ति स्रोत था और जो स्पर्श मात्र से ही फट जाता था, वास्तव में उसके चारों ओर 6 मीटर के दायरे में जम गई। 6 मुख्य तात्विक दूतों ने एक ही समय में अविश्वसनीय भाव भंगिमाएं प्रदर्शित की। वे लगातार दिशा बदलते रहे, लेकिन शक्ति और करीब नहीं आ सकी। जल्द ही मुख्य तत्व दूतों की भयभीत निगाहों के तहत ब्रह्मांड विनाश की शक्ति को थोड़ा थोड़ा करके पीछे हटा दिया गया। चेन रुई की आंखों में अब सुनहरी पुतलियां नहीं, बल्कि चमकदार तारों की रोशनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक चमकते सूरज में बदल गया हो। इस तरह के संपीड़न और समलन की सीमा सामान्य प्रशिक्षण के दौरान सहन की जा सकने वाली सीमा से आगे निकल गई थी। हालांकि अगर यह जारी रहा तो शरीर और आत्मा का विनाश हो सकता था, फिर भी चेन रुई नहीं रुका। गर्जना के बीच ब्रह्मांड विनाश पूरी तरह से कुचला गया और पूरा षट्भुज गठन भी ढह गया। मुख्य तत्व दूत एक के बाद एक उड़ गए। चेन रुई ने 6 मुख्य तत्व दूतों की ओर नहीं देखा। उसकी दृष्टि में आकाश में केवल प्रकाश का कोकून था, वह स्त्री जिसके तितली के पंख प्रकाश के कोकून में धीरे धीरे स्पष्ट होते जा रहे थे। ये दुख की बात थी कि भले ही 6 मुख्य तत्व दूतों का सक्रिय हेक्साग्राम गठन कुचल दिया गया था, फिर भी आकाश में प्रकाश कोकून गतिहीन रहा। पर्याप्त नहीं, प्रकाश कोकून की भयावह इच्छा का मुकाबला करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। जोला को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं। उसकी चेतना धुंधली होने लगी है। अब लगभग समय हो गया है। जोला की पीठ पर तितली के पंख लगभग पूरी तरह बन चुके हैं। हालांकि मेरा शरीर और आत्मा पहले ही सीमा तक पहुंच चुके हैं। मैं दोबारा जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकता। जोला। इस समय चेन रुई को अचानक महसूस हुआ कि उसकी अस्थिर आत्मा जो पतन के कगार पर थी, किसी चीज से लिपटी हुई थी और पतन की प्रवृत्ति अप्रत्याशित रूप से रुक गई। चेन रुई, जो अचानक जाग गया, ने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि उसके पीछे कुछ था। इस क्षण भी वह खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, एक कैप। ये बात है 7 कलाकृतियों में से एक, डार्क शैडो केप। चेन रुई को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। डार्क शैडो केप उन 7 कलाकृतियों में से आखिरी थी जिन्हें वह सफलतापूर्वक आत्मसात नहीं कर पाया था। इस तात्विक दुनिया में प्रवेश करने के बाद से, चाहे वह ईश्वर भक्षी मुखौटा हो, ब्रीज शैडो बूट्स हो या फिर गिरे हुए देवदूत की तलवार, सफलतापूर्वक आत्मसात की गई 7 कलाकृतियों में से किसी का भी उपयोग नहीं किया जा सका। हालांकि इस समय डार्क शैडो केप उसके पीछे प्रकट हुआ, उसकी आत्मा की रक्षा करते हुए, जो लगभग नष्ट होने वाली थी। इसका क्या मतलब था? चेन रुई का आश्चर्य तुरंत दूसरी बात पर बदल गया। उसकी शक्ति लुप्त हो रही थी। शुरुआत में, हालांकि उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी, ऑल स्टार गॉड्स व्यू के विलय की शक्ति और भी प्रबल होती जा रही थी।
लेकिन अब उस विलय की अपार शक्ति किसी चीज़ द्वारा अनियंत्रित रूप से अवशोषित की जा रही थी और वे तेजी से फीके पड़ने लगे थे। इससे चेन रुई के पतन का खतरा तो टल गया, लेकिन जोला को बचाने की उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। चेन रुई ने इस लुप्त होती स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर सका। इसी समय उसे अचानक ऊपर से एक स्पष्ट प्रकाश चमकता हुआ महसूस हुआ। उस प्रकाश में कोमल और स्वाभाविक शक्ति का एक अंश दिखाई दे रहा था। उसके शरीर और आत्मा की चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं और उसकी सहनशक्ति और आत्मिक शक्ति भी पुनः जागृत हो रही थी। कांटों का ताज नहीं, बल्कि एक और शक्ति। प्रकाश की यह किरण अचानक उसके अपने शरीर से उठी, और ऑल स्टार गॉड्स व्यू की शक्ति भी प्रकाश की इस किरण द्वारा भस्म हो गई। जैसे ही चेन रुई ने ऊपर देखा, उसे रोशनी में एक बड़े पेड़ का आभास दिखाई दिया। ये पेड़ है। चेन रुई की आंखें चौड़ी हो गईं। जैसे जैसे ऑल स्टार गॉड्स व्यू अवशोषित होता गया, बड़ा पेड़ और भी साफ होता गया। चेन रुई को लगा कि उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई है। उसकी हिलने डुलने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई। घने छत्र से प्रकाश की 6 किरणें निकलीं और उन 6 मुख्य तत्वदूतों पर पड़ीं जो अभी अभी षड्भुज संरचना के ढहने से उभरे थे। 6 मुख्य तत्वदूत एक पल के लिए भी हिल नहीं पाए। इसके तुरंत बाद पेड़ की छतरी से एक विशाल प्रकाश किरण फैलकर आकाश को भेदती हुई बाहर आई। जिस क्षण प्रकाश किरण आकाश में पहुंची, प्रकाश कोकून, जो पहले ऑल स्टार गॉड्स व्यू के समलन बल से अप्रभावित था, अचानक कांप उठा। ये कंपन और भी तीव्र होता जा रहा था। साथ ही प्रकाशपुंज का आकार भी बदल रहा था। प्रकाश किरण में आए परिवर्तन का सीधा असर विपरीत बादल में स्थित प्रकाश कोकून पर पड़ा। प्रकाश कोकून के चारों ओर स्थित 6 तत्वों के मूल अंशों से बना रंगीन प्रकाश और भी ज्यादा चमकदार हो गया। वे एक दूसरे पर छाने लगे। 6 मूल अंश एक में विलीन हो गए, रंगीन से रंगहीन हो गए। प्रकाश भी और भी ज्यादा साफ होता गया। दूरी पर मौजूद मुख्य तत्व संदेशवाहक स्तब्ध रह गए। मूल प्रक्रिया ये होनी चाहिए थी कि जोला के तत्व देवी वस्त्र में पूरी तरह से विलीन होने और अमर इच्छाशक्ति का बपतिस्मा स्वीकार करने के बाद वह तत्व देवी की वाहक बन जाती। इसके बाद तत्व देवी का मुकुट जो विश्वास का प्रतिनिधित्व करता था, तत्व देवी का कर्मचारी जो आत्मा का प्रतिनिधित्व करता था, और तत्व देवी वस्त्र जो जीवन का प्रतिनिधित्व करता था, विलीन हो जाते और देवत्व को पुनर्स्थापित करते। ये देवत्व वास्तव में अपूर्ण था, इसलिए इसकी संरचना की मरम्मत और पुनः आकार देने के लिए 6 मूल टुकड़ों देवत्व खंड प्रक्षेपण की आवश्यकता थी। एक बार जब देवत्व को सफलतापूर्वक पुनः आकार दे दिया गया, तो मौलिक देवी रैफेटी पुनर्जीवित हो जाएंगी और वाहक जोला में वास्तव में उनका पुनर्जन्म होगा। परिवर्तित देवत्व की शक्ति निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी और जोला का शरीर कोई देवत्व नहीं था। लेकिन देवत्व तो आखिरकार देवत्व ही था। जब तक उसके पास पर्याप्त समय और विश्वास है, वह निश्चित रूप से कदम दर कदम मूल स्तर तक पहुंच सकती है। हालांकि वर्तमान स्थिति ये थी कि जोला ने एलिमेंटल देवी रोब को पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया था, इसलिए 3 एलिमेंटल देवी आयुध को एक इकाई में एकीकृत नहीं किया गया था। फिर भी एलिमेंटल देवी के देवत्व खंड प्रक्षेपणों ने फिर से आकार लेना शुरू कर दिया था। इस रूप का पुनः आकार लेना सर्वोत्तम रूप से ईश्वरत्व का प्रक्षेपण ही माना जा सकता है, और इस ईश्वरत्व प्रक्षेपण के आधार पर तात्विक देवी की इच्छा पुनर्जीवित होगी। ये पुनरुत्थान स्वाभाविक रूप से एक बुलबुले की तरह अल्पकालिक था। प्रक्षेपण पर टिकी इच्छाशक्ति स्थायी नहीं हो सकती थी और शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। 6 मुख्य तत्व संदेशवाहक हैरान थे और इसे रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वे पहले बड़े पेड़ द्वारा जारी की गई चमक से कैद थे, इसलिए वे कुछ समय तक आगे नहीं बढ़ सके। जोला के पीछे रंगीन तितली के पंखों का जोड़ा बनना बंद हो गया और हल्का कोकून धीरे धीरे धुंधलाने लगा। कुछ देर बाद 6 तत्वों के मूल अंश आपस में गुंथकर एक पारभासी रत्न जैसी वस्तु में विलीन हो गए, जिससे एक शानदार प्रभामंडल निकल रहा था। जैसे ही रत्न जैसी वस्तु ठोस हुई, प्रकाश का आवरण पूरी तरह से रंग बिरंगे बादलों में विलीन हो गया। बादलों के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ धीरे धीरे खुल रहा हो। एक जोड़ी आंखें, यह अतुलनीय रूप से सुंदर आंखें थीं और पुतलियों में निहित गहराई अंतहीन रात्रि आकाश के बराबर थी। इसी तरह ये भी ठंडी आंखों की एक जोड़ी थी, क्योंकि सब कुछ अनदेखा करने वाली निगाह में एक उदासीनता थी। चेन रुई अब उन आंखों को ऊपर देख रहा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह कहाँ था, बल्कि इसलिए कि उस असहनीय दबाव ने उसे जकड़ लिया था। हालांकि अब वह बादलों से ऊपर था, फिर भी वह सिर्फ ऊपर ही देख पा रहा था। उन आंखों ने नीचे सब कुछ उदासीनता से देखा, जोला, चेन रुई, 6 मुख्य तत्वदूत और बड़ा पेड़। नज़र में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। चेन रुई मन ही मन एक वाक्य सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, स्वर्ग और पृथ्वी निष्पक्ष हैं। वे पूरी सृष्टि को बलि के समान मानते हैं। इस वाक्य का सामान्य अर्थ ये था कि स्वर्ग और पृथ्वी में कोई वास्तविक परोपकार नहीं है। वे सभी चीज़ों को बलि के कुत्तों, प्राचीन बलिदानों में प्रयुक्त घास से बने कुत्ते की तरह समान मानते हैं और उन्हें अपने आप जीने देते हैं।
चाहे ये कहा जाए कि स्वर्ग का मार्ग निस्वार्थ है या ये कि स्वर्ग का मार्ग निष्पक्ष है, यह अंततः निर्दयी है। तो क्या स्वर्ग और पृथ्वी खुद को एक फूस का कुत्ता समझते हैं, या खुद को छोड़कर बाकी सब बलि का फूस का कुत्ता हैं? जब चेन रुई जल्दी जल्दी सोच रहा था, तभी दोनों आंखों ने उसके सिर के ऊपर प्रकाश की किरण पर नजर डाल ली थी। इस क्षण उदासीन निगाह अंततः बदल गई। उस प्रकाशपुंज में किसी समय एक जोड़ी आंखें भी खुल गईं, जो रंग बिरंगे बादलों में आंखों को घूर रही थीं। दोनों जोड़ी आंखें एक दूसरे को ऐसे देख रही थीं मानो एक दूसरे की आंखों में बस जमीन आसमान हो, बाकी कोई भी दूसरी नजर के लायक नहीं था। इस समय रंग बिरंगे बादलों और विशाल वृक्ष की प्रकाश किरणों में अस्पष्ट मुखाकृति और अंग सघन हो गए थे। वे स्वर्ग और पृथ्वी के समान भव्य थे। बादलों में जो व्यक्ति था वह स्पष्ट रूप से एक महिला थी। जैसा कि 6 मुख्य तत्व दूतों ने कहा था, वह तत्व देवी रैफेटी ही होनी चाहिए। बड़े पेड़ की रोशनी में एक आदमी था। चेन रुई अपनी स्थिति और बची हुई थोड़ी सी शक्ति से केवल स्पष्ट रूप से समझ पा रहा था कि यह एक आदमी की रूपरेखा थी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहा था। इस समय दोनों अभी भी एक दूसरे को देख रहे थे। चेन रुई साफ देख पा रही थी कि उस तत्व देवी की नज़र उस पर थी। वह उदासीन सी नज़र हमेशा विपरीत दिशा को घूर रही थी और एक अवर्णनीय भाव जगा रही थी। चाहे ये भावना कुछ भी रही हो, ये पहले जैसी निर्दयी नहीं थी। आदमी ने अचानक कुछ कहा, लेकिन चेन रुई उसे साफ साफ सुन नहीं पाया। बड़े पेड़ के ऊपर से एक विशाल हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। तत्व देवी अभी भी विपरीत आंख को घूर रही थी, मानो उसने उस हाथ को आते हुए नहीं देखा हो। ये हाथ धीरे धीरे देवी रैफर्टी के चेहरे तक पहुंचा। ये हरकत कोमल लग रही थी, लेकिन छूते ही देवी के मूल रूप से परिपूर्ण चेहरे पर कई दरारें पड़ गईं। उसी समय नीचे स्थित मणि सदृश देवत्व प्रक्षेपण में भी दरारें दिखाई दीं। तत्व देवी हिली नहीं, उसकी निगाहें वैसी ही रहीं। हाथ फिर भी नहीं रुका। नीचे रखा पारदर्शी रंगहीन रत्न तुरंत दरारों से भर गया। अगले ही पल वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। उसी समय जोला के शरीर के बाहर भी कुछ टूटकर गायब हो गया, जैसे तितली के पंखों का जोड़ा धीरे धीरे गायब हो गया। चेन रुई अचंभित रह गया। जब उसने ऊपर देखा तो बादलों में देवी की आकृति विलीन हो चुकी थी। शुरू से अंत तक, विनाश के अंतिम क्षण तक, वे आंखें अभी भी चुपचाप दूसरी ओर देख रही थीं। 6 मुख्य तत्व दूतों को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा था। तत्व देवी रैफेटी का विनाश हो गया था। टीएल, हालांकि तत्व देवी और बड़े पेड़ देवता के बीच कोई विवरण नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक प्रेमपूर्ण रिश्ता था। अध्याय 1173 आश्चर्य। टीएल, टियर 4 पैट्रियन पर 7 दिनों का निःशुल्क परीक्षण उपलब्ध है, कृपया इसे अवश्य देखें। न केवल 6 मुख्य तत्व संदेशवाहक, बल्कि चेन रुई भी स्तब्ध रह गए। यदि उसने ये सब अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे कभी विश्वास न होता कि ऐसी स्थिति घटित होगी। चेन रुई को यह नहीं पता था कि मनुष्य के प्रभाव में मूल देवत्व का पुनर्रूपण देवत्व प्रक्षेपण पुनर्रूपण बन गया। ये प्रक्षेपण निश्चित रूप से तत्व देवी की पुनर्जन्मित इच्छा को लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता था। इसलिए भले ही मनुष्य तत्व देवी की इच्छा को नष्ट न करे, वह भी एक सीमित समय में विलुप्त हो जाएगी। चेन रुई को यह एहसास हुआ कि नए रूप में ढली हुई तात्विक देवी के देवत्व प्रक्षेपण और इच्छा शक्ति में भी अद्वितीय शक्ति थी। भले ही विश्लेषणात्मक आंखें दूरी या स्थान के कारण सक्रिय न हो पा रही हों, फिर भी वह इस बात की पुष्टि कर सकता था कि उस शक्ति का प्रकार छद्म देवता के चरम स्तर एसएसएस जोड़ और एसएसएस जोड़ स्तरों से कहीं अधिक था। सच कहें तो उस आदमी ने रैफर्टी पर कोई जबरदस्त जोर या शक्ति नहीं दिखाई। हालांकि उसने रैफर्टी के उस प्रक्षेपण को आसानी से ध्वस्त कर दिया जिस पर वह उतरा था। हो सकता है उस आदमी के पास कोई खास शक्ति हो जिसे चेन रुई समझ ना पाया हो, लेकिन असली वजह तो यही होनी चाहिए कि तत्व देवी रैफर्टी ने प्रतिरोध नहीं किया। ये बिल्कुल असामान्य था, जरूर कोई खास वजह होगी। एक दूसरे को देखते हुए दोनों ने कई बातें की होंगी जो बाहर वालों को पता नहीं चल सकती। कोन के कारण चेन रुई अपने सिर के ऊपर खड़े आदमी की स्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर सका, लेकिन वह दूसरी तरफ देवी रैफर्टी की निगाहें साफ देख सकता था। शांत, भले ही वह उस तरह के संचार को समझ नहीं पाया, फिर भी चेन रुई उस तरह की शांति को देख सकता था, यहाँ तक कि विनाश के सामने भी। चेन रुई ने क्रॉसओवर से लेकर वर्तमान तक बहुत कुछ अनुभव किया था और वह कोई नासमझ ओटाकू नहीं था जो सांसारिक भावनाओं से अनभिज्ञ हो। ये शांति अपने आप में एक तरह की राहत भरी मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करती थी। उस समय वेरोनिका की आंखों में उसने स्पष्ट रूप से इस प्रकार की शांति देखी थी। देवी रैफर्टी की छवि के गायब होने के बाद उस आदमी ने आकाश में जोला की ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी विचार में डूबा हो। चेन रुई को एक अजीब सा एहसास हुआ कि उस आदमी की नज़रें जोला के जरिए दूर आकाश की ओर देख रही थीं। चेन रुई सोच ही रहा था कि उसने पाया कि उसके पीछे का काला साया वाला आवरण अचानक गायब हो गया। उसी समय उसके सिर के ऊपर का बड़ा पेड़, प्रकाश की किरण और उस आदमी की परछाई भी गायब हो गई।
6 मुख्य तत्व दूतों की बंधनकारी ज्योति भी लुप्त हो गई और 6 मुख्य तत्व दूत तुरंत अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। उनकी निगाहें उस पर केंद्रित थीं। उनकी निगाहें पिछली शत्रुता से भिन्न लग रही थीं, लेकिन चेन रुई अभी भी उच्च स्तर की सतर्कता बनाए हुए था। हालांकि उसने जिस अपूर्ण समलन रूप ऑल स्टार गॉड्स व्यू की शक्ति का जोखिमपूर्ण उपयोग किया था, उसने कॉस्मोस एनिहिलेशन को पूरी तरह से परास्त कर दिया था और उसे एक मूल्यवान नई अंतर्दृष्टि भी प्राप्त हुई थी, लेकिन अभी अभी प्रकट हुए इस प्रेत ने उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया था। इसलिए उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति क्षीण हो गई थी। वह अब ऑल स्टार गॉड्स व्यू की शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ था। इस बीच मुख्य तत्व संदेशवाहक तत्व जगत में अमर अस्तित्व में थे। उनकी शक्ति अनंत थी। दूसरे शब्दों में, चेन रुई की वर्तमान शक्ति किसी भी मुख्य तत्व संदेशवाहक का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। 6 की तो बात ही छोड़ दें, इसलिए भागने का एकमात्र रास्ता था। चेन रुई ने आकाश में जोला की ओर देखा। जोला के बगल का प्रकाश कोकून अब गायब हो गया था, लेकिन शायद तितली के पंखों का जोड़ा पूरी तरह से गायब न होने के कारण वह उसे अभी भी तारा प्रदान मंच पर नहीं रख पा रहा था। दूसरी ओर 6 मुख्य तत्व संदेशवाहक पहले ही आ रहे थे। जिस गति से रंग बिरंगे तितली के पंख गायब हुए, उसे देखते हुए कम से कम 3 मिनट लगे होंगे। छद्म देवता की चरम अवस्था के लिए ये 3 मिनट अनगिनत दुश्मनों को मारने के लिए पर्याप्त थे। जब चेन रुई पूरी तरह से सचेत हो गया तो उसने अचानक पाया कि मुख्य तत्व दूतों की खतरनाक सांसें गायब हो गई हैं। उन्होंने हेक्साग्राम संरचना नहीं बनाई। इसके बजाय वे धीरे धीरे ऊपर तैरते हुए उसके पास आकर खड़े हो गए। घबराओ मत, लड़ाई खत्म हो गई है, जल मुख्य तत्व दूत ने आह भरी। शेष मुख्य तत्व दूतों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जोला की ओर देखा जो अभी भी आकाश में थी। अब जबकि मुख्य तत्व दूतों ने बढ़त हासिल कर ली थी, कोई चालबाजी करने की जरूरत नहीं थी। चेन रुई को लगा कि अब दूसरा पक्ष सचमुच शत्रुतापूर्ण नहीं रहा, इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी तनावग्रस्त नसों को शांत किया, लेकिन उसके मन में एक बेतुका एहसास था। जिन दुश्मनों से उसने अभी अभी बेतहाशा लड़ाई लड़ी थी, वे बेवजह एक साथ दर्शक बन गए थे। ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद चेन रुई ने पाया कि जोला की पीठ पर लगे रंगीन तितली के पंख यूं ही गायब नहीं हो गए, बल्कि वे धीरे धीरे उसके शरीर में समाहित हो गए। अंततः समाहित होने की प्रक्रिया पूरी हो गई। चेन रुई ने जोला के शरीर से एक प्रबल शक्ति के निकलने का स्पष्ट अनुभव किया। उसी समय महामंडल में ये देखा जा सकता था कि इंद्रधनुषी तारामंडल, जो पहले से ही धुंधला था, अभूतपूर्व रूप से चमक उठा। आकाशगंगा में ज्ञान देवी के चमत्कार विभिन्न स्थानों पर बार बार प्रकट हुए। सभी श्रद्धालु प्रेरित हुए। जोला की आंखें धीरे धीरे खुलीं। प्रकाश के आवरण के बिना उसकी दृष्टि स्पष्ट हो गई। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, चेन रुई को ऐसा भ्रम हुआ मानो उसने बादलों में दिखाई देने वाले आम लोगों को देखती हुई 2 आंखें देखी हों। यह एहसास क्षणिक था। जल्द ही उसकी नज़र फिर से उस पर आ गई जिससे चेन रुई परिचित था। परी ड्रैगन के जागने पर उसकी पहली प्रतिक्रिया चेन रुई की तरफ मुड़ना था। उसने चेन रुई के टूटे हुए हाथ को देखा और बगल में खड़े मुख्य तत्व दूतों की परवाह किए बिना उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। चेन रुई की आवाज़ सुनकर जोला की नींद खुल गई। उसकी चेतना सचमुच जाग गई थी, लेकिन बाद में उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। हालांकि जोला ने पहले उस लड़ाई को नहीं देखा था जिसमें चेन रुई का हाथ टूटा था, लेकिन वह अंदाज़ा लगा सकती थी कि उसे बचाने के लिए लड़ाई के दौरान ऐसा किया गया था। चेन रुई ने परी ड्रैगन के बैंगनी बालों को छुआ। मैं ठीक हूँ जोला, ये जल्द ही फिर से उगाएंगे। जितना अधिक वह ये कहता, उतना ही अधिक जोला रोती और अपनी वास्तविक भावनाओं को प्रकट करती, बिना अपने सामान्य बनावटी विस्मय के। उफ, मुझे माफ़ करना कि मैंने कुछ देर के लिए आप दोनों को परेशान किया। जोला का रोना तब तक बंद नहीं हुआ जब तक जल के मुख्य तत्व दूत की आवाज़ नहीं सुनाई दी। 6 मुख्य तत्व दूतों को देखती उसकी निगाहें क्रोध और जानलेवा नज़रों से भरी थीं। उसके हाथ में पहले से ही एक छोटा सा डंडा था जो चेन रुई ने उसके लिए बनाया था, गुप्त छाया। चेन रुई को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जोला के शरीर की सांस वास्तव में छद्म देवता के चरम स्तर तक पहुंच गई थी। जैसा मैंने कहा, लड़ाई खत्म हो गई है। तुम दोनों आगे जो भी चुनो, हम ये तय करना चाहते हैं कि अभी क्या हुआ था। जल मुख्य तत्व दूत का स्वर गंभीरता से भरा था, जबकि बाकी मुख्य तत्व दूत एक के बाद एक सिर हिला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे जल मुख्य तत्व दूत को अपनी ओर से बोलने देने के लिए सहमत हो गए हों। चेन रुई ने कुछ देर सोचा। उसने जोला को तुरंत भागने के लिए नहीं कहा, बल्कि जोला को सिर्फ सिर हिलाकर इशारा किया। परी ड्रैगन ने घुरघुराहट भरी और शत्रुतापूर्ण स्वर में कहा, तुम सबने देखा कि अभी क्या हुआ। तुम्हारी देवी जागने में नाकाम रही और पूरी तरह से नष्ट हो गई। जल मुख्य तत्व संदेशवाहक नाराज नहीं हुआ, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आपने किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त की है? पाया, जोला ने ठंडे स्वर में कहा, शुरू से लेकर आखिर तक मैं एक शिकार थी। आप सभी ने मुझे तत्वों की दुनिया में आने और तथाकथित तत्व देवी के आयुधों को विरासत में पाने के लिए धोखा दिया था।
नतीजतन मेरी आत्मा लगभग निगल ली गई थी। तत्व देवी अब शस्त्र, तत्व जगत की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। ज़ोला ने व्यंग्य किया, क्या तुम इसका इस्तेमाल मुझे यहाँ रहने और तत्व देवी को पुनर्जीवित करने का प्रयास करने का बहाना बनाने के लिए करना चाहते हो? आप गलत हैं। जल मुख्य तत्व दूत ने अपना सिर हिलाया, यदि मृत्यु नहीं है तो पुनरुत्थान कैसे हो सकता है? कोई मृत्यु नहीं। चेनरुई अचंभित रह गया, वह अस्तित्व जो अभी अभी नष्ट हो गया था। ये मैडम रैफेटी थी जिनका विनाश हुआ, लेकिन तत्व देवी का वास्तव में विनाश नहीं हुआ होगा। चेनरुई और भी हैरान हुआ, तुम्हारा मतलब है? जल मुख्य तत्व दूत ने आगे व्याख्या नहीं की, लेकिन उसने ज़ोला की ओर देखा, वास्तव में तत्व देवी के आयु देखी हैं। क्या? ज़ोला को इस बार सचमुच समझ नहीं आया। तथाकथित तत्व देवी आयुध उस कलाकृति को संदर्भित करता है जिसमें तत्व देवी की इच्छा का समावेश होता है। शायद एक दिन आपके शरीर पर मौजूद वस्त्र नया तत्व देवी वस्त्र बन जाएगा और आपके हाथ में मौजूद राजदंड नया तत्व देवी दंड बन जाएगा। ज़ोला चौंक गई। चेनरुई ने आखिरकार अपने अनुमान की पुष्टि की, तुम्हारा मतलब है ज़ोला नई तात्विक देवी बन गई है? कोई आश्चर्य नहीं कि जल मुख्य तत्व दूत ने ऐसा कहा। पता चला कि यह पूर्व देवी रैफेटी थी जिसका अभी अभी विनाश हुआ है। तत्व देवी वास्तव में नष्ट नहीं हुई है। मेरा मतलब है, शायद वह अभी तक मूल तत्व की देवी नहीं बनी है। हो सकता है कि उसका कोई भविष्य का रास्ता उस दिशा में ले जाए। हो सकता है कि वह कोई दूसरा रास्ता चुन ले। हो सकता है कि वह कभी सफल न हो। संक्षेप में, उसके वर्तमान अस्तित्व को एक हद तक आशा कहा जा सकता है। चेनरुई ने तुरंत विश्लेषणात्मक आंखें सक्रिय कर दीं। विश्लेषणात्मक आंखों में ज़ोला का व्यापक शक्ति मूल्यांकन निस्संदेह एसएसएसएस जोड़ हो गया और उसकी विश्लेषण विशेषता में एक अतिरिक्त वस्तु जुड़ गई, ईश्वर का आशीर्वाद हृदय। चेनरुई को अचानक होश आया। हालांकि देवी रैफेटी की इच्छाशक्ति गायब हो गई थी, लेकिन अभी अभी हुए उत्तराधिकार समारोह ने एक भूमिका निभाई थी। ज़ोला को देवत्व के अंशों के एक अंश की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए थी। दूसरे शब्दों में, अब ज़ोला भगवान का वंशज था। जल के मुख्य तत्व दूत के शब्दों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि चूंकि रैफेटी की इच्छाशक्ति ध्वस्त हो गई थी, इसलिए ईश्वरत्व का यह अंश शुद्ध शक्ति होना चाहिए। इसमें ज़ोला की आत्मा को निगलने का खतरा नहीं था, इसलिए भविष्य का चुनाव पूरी तरह से ज़ोला पर ही था। क्या यही कारण है कि मुझे तत्व जगत में ही रहना चाहिए? परी ड्रैगन ने मुख्य बात पूछी। आप गलत हैं। जल मुख्य तत्व संदेशवाहक ने मुख्य तत्व संदेशवाहक के बाकी सदस्यों पर नजर डाली। तत्व देवी के देवत्व अंश के उत्तराधिकारी के रूप में आपको पूरी आज़ादी है कि आप रहें या चले जाएं। परी ड्रैगन थोड़ा हैरान हुई और उसने चेनरुई का हाथ पकड़ लिया, तो मैं उसके साथ जाने का फैसला करूंगी। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? इस वाक्य का मुख्य बिंदु दरअसल उसे और के साथ था। जल मुख्य तत्व दूत ने चेनरुई को गौर से देखा, पता चला कि हम सब गलत थे। चेनरुई को इस वाक्य का अर्थ कुछ हद तक समझ में आया, आप अकेले नहीं हैं जो गलत हैं। हालांकि मैडम रैफेटी का अंत अंततः तुम्हारे कारण ही हुआ। जल मुख्य तत्व दूत ने चेनरुई को गौर से देखा, फिर ये वाक्य तनावपूर्ण लग रहा था। ज़ोला ने तुरंत सीक्रेट शैडो को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया, किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार। धन्यवाद। जल मुख्य तत्व दूत ने अचानक दो अप्रत्याशित शब्द कहे। चेनरुई को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अचानक मूर के लैम्बोस्ट से कहे गए आखिरी शब्द याद आ गए। जब वही आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अब तुम जा सकती हो। जल मुख्य तत्व संदेशवाहक ने ज़ोला की ओर देखा। खैर, ज़ोला आखिरकार सातवीं मुख्य तत्व संदेशवाहक है। भले ही भविष्य में तत्वों की दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो जाए, फिर भी वह कमोबेश तत्वों की असली विरासत को बरकरार रख सकती है। तत्व जगत का विनाश हो जाएगा। चेनरुई ने भौहें चढ़ाईं। संसार में प्रत्येक वस्तु जन्म और मृत्यु के अधीन है, तल या विश्व भी। जल मुख्य तत्व दूत ने एक लंबी सांस छोड़ी। चेनरुई के मन में ढेरों सवाल थे, लेकिन दूसरा पक्ष तो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहता था। इसके अलावा वह अब तत्वों की दुनिया में नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने ज़ोला को सिर हिलाकर स्टार गेट खोलने से पहले उसे स्टार कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर ही रहने का इशारा किया। अध्याय 1174 चिंतन। रात गहराती जा रही थी। डार्क मून प्रांगण में सभी को लग रहा था कि अराजक तात्विक शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। फिर भी सभी ने अपने तनावग्रस्त मन को शांत नहीं किया। उनकी नज़रें एक ही जगह पर टिकी थीं, वह जगह जहां स्टार गेट आमतौर पर खुला रहता था। आखिरकार दर्शन में परिचित प्रकाश द्वार प्रकट हुआ। एक आकृति बाहर निकली और सभी एक एक करके खड़े हो गए। पिताजी। डोडुओ सबसे पहले उसकी ओर कूदा। कुछ ही देर बाद छोटी लड़की ने आश्चर्य से चीखकर कहा, पिताजी, आपका हाथ। कुछ देर के हंगामे के बाद अंततः यार्ड में शांति लौट आए। चेनरुई अपनी बेटी को मनाने में कामयाब रहा और उसने इसाबेला को आंख मारी, उसे इशारा किया कि वह पहले अपनी छोटी बच्ची को सुला दे।
मैडम आंटी ने उसके टूटे हाथ को देखा, अपने होंठ काटे और आखिरकार डोडो को गोद में लेकर चली गईं। किया की आंखें लाल थीं जब वह चेन रुई को दवा लगाने में सावधानी से मदद कर रही थी। चेन रुई के बाएं हाथ के अलावा उसे कई तरह की दर्जनों चोटें लगी थीं। हालांकि वह जानती थी कि ये बाहरी चोटें थीं, लेकिन मुख्य चोट कांटों के मुकुट से ठीक हो गई थी और कटी हुई बांह भी फिर से बन जाएगी। फिर भी छोटा सा सुक्यूबस दर्द में आंसू बहा रहा था। जोला से बात करते हुए एथेना बार बार किया की तरफ देख रही थी। जाहिर है वह बहुत चिंतित थी। हालांकि जोला छद्म देवता के चरम चरण तक पहुंच गई थी, लेकिन वह बहुत उदास लग रही थी, क्योंकि अगर वह नहीं होती तो चेन रुई को इतनी गंभीर चोटें नहीं लगतीं। एथेना जोला के मन की बात समझ गई, इसलिए उसने उसे कोमल शब्दों से सांत्वना दी। परी ड्रैगन और एथेना हमेशा से सबसे अच्छे दोस्त रहे थे। उनकी दोस्ती छोटी बहन इसाबेला से कम नहीं थी। रैफर्टी की वसीयत के आखिरी पल में मन में आए उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए जोला अचानक अपना संयम खो बैठी और एथेना को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। ताकत मायने रखती थी, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं थी। चेन रुई के पास जोला को दिलासा देने के अलावा कोई चारा नहीं था। जोला कुछ देर रोती रही, फिर वह बहुत थक गई और उसकी बाहों में सो गई। इस दौरान परी ड्रैगन शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से भारी तनाव में थी। अब जब दबाव कम हो गया था और वह अपने सबसे करीबी लोगों के बीच थी, तो वह स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से शांत थी। इस समय अच्छी नींद लेना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा था। चेन रुई ने किया से जोला को कमरे में ले जाने में मदद करने को कहा। एथेना अब मुख्य संरक्षित लक्ष्य थी, इसलिए उसे ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए था। डेलिया और मेडिलू, जो इस दौरान एथेना की देखभाल में मदद कर रही थी, उठ खड़ी हुईं और उसे आराम करने के लिए ले गईं। ओलिफियस चेन रुई के पास आया और उसे कई सालों से संजोकर रखी गई एक शक्तिशाली उपचार औषधि की बोतल मुफ्त में देने की पेशकश की, लेकिन चेन रुई ने चतुराई से सुश्री ब्लैक ड्रैगन की औषधि लेने से इनकार कर दिया, जिस पर उसने बार बार जोर देकर कहा कि उसकी असली कीमत 10,000 काले क्रिस्टल सिक्के थे। अगर उसे ठीक से याद है तो उसने पिछली बार सुश्री ब्लैक ड्रैगन को यही औषधि दी थी। दूसरी ओर लालारिया ने लापरवाही से चेन रुई के कंधे पर थपथपाया, उसे दिलासा देना चाहती थी, लेकिन आदतन उसने कहा, भले ही तुम वापस न आ सको, मैं तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान रखूंगी। अगर तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारी बेटी अब से मेरी सबसे प्यारी रखेल होगी। नहीं, प्यारी बेटी वगैरह। एडेलिन ही थी जो बहुत अच्छी तरह से व्यवहार कर रही थी। ये देखकर कि ये दोनों लड़के मदद करने के बजाय गड़बड़ करने में ज्यादा माहिर थे, उसने जल्दी से अपने कमरे में जाकर एक खास नाटक का समापन देखने का प्रस्ताव रखा। दोनों काले ड्रैगन की आंखें चमक उठीं और वे झट से चेन रुई की नज़रों में ओझल हो गए। चेन रुई मुस्कुराए और एडेलिन की तरफ सिर हिलाया। नाग लड़की शर्मा गई और काले ड्रैगन के पीछे पीछे चली गई। आंगन में केवल पग्लियोस, डोडो और पायथन ही बचे थे। सिर्फ एक ही हाथ क्यों? दोनों हाथ क्यों नहीं? मास्टर पॉइजन ड्रैगन पहले भी चिंतित था, लेकिन चेन रुई अब ठीक था। वह कुछ शब्द कहने से खुद को रोक नहीं पाया। अचानक मास्टर पॉइजन ड्रैगन को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी महसूस हुई। उसने अपना सिर घुमाया और पाइथन की उदासीन निगाहों को देखा। उसका दिल कांप उठा और उसने जल्दी से एक बहाना ढूंढकर मिस बेटी को घसीटते हुए कमरे में वापस ले गया। पाइथन ने डोडो की तरफ देखा तक नहीं। जब वह लापरवाही से कोई रत्न या कुछ फेंकती तो स्लाइम तुरंत उछलकर उसे ले लेता, हवा में चापलूसी की एक श्रृंखला छोड़ता और पलक झपकते ही गायब हो जाता। उसकी हरकतें आश्चर्यजनक रूप से कुशल थीं। जाहिर है कि यह पहली बार नहीं था। आप क्या पूछना चाहते हैं? चेन रुई स्वाभाविक रूप से समझ गया कि पायथन उसके साथ अकेले रहना क्यों चाहता है। तुम? पायथन ने उसकी आंखों में देखा, क्योंकि वह ये कहने में झिझक रही थी, क्या तुम? क्या मैं? चेन रुई ने वापस पूछा। पायथन एक पल के लिए हिचकिचाया और उसने अपने शब्द बदल दिए। तत्वों की दुनिया में आपने क्या अनुभव किया? आप चाहते हैं कि मैं तात्विक दुनिया में क्या अनुभव करूं? चेन रुई ने फिर पूछा। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने पहले तात्विक दुनिया में प्रवेश करने के लिए मेरा इतना समर्थन किया था। आप वास्तव में क्या पूछना चाहते हैं? बस बता दीजिए। जरूरत नहीं है। पायथन कुछ देर तक उसे ध्यान से देखती रही। उसकी नज़रें थोड़ी धुंधली पड़ गईं और उसने आगे बात नहीं की। मुझे डर है कि आपके प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। चेन रुई ने अपना सिर हिलाया। हालांकि मैं आपको ये बता सकता हूं कि तत्वों की दुनिया में 7 कलाकृतियां। पायथन चौंका और उसने अचानक कहा, तत्वों की दुनिया में? तो क्या उन्होंने कोई बदलाव लाए? चेन रुई ने सोचा, 7 कलाकृतियों और तात्विक दुनिया के बीच क्या संबंध है? मैं कहना चाहता था कि तात्विक दुनिया में 7 कलाकृतियां अचानक अनुपयोगी हो गईं। पाइथन ने एक पल सोचा और कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर हिलाया, मुड़कर चली गई। पहले मैं वापस जाऊंगी। अजगर। पायथन रुक गया और रुक गया। क्षमा मांगना। पाइथन अचानक मांगी गई माफ़ी से आश्चर्यचकित हो गई, इसलिए वह पीछे मुड़ गई। हालांकि मुझे बहुत अफसोस है, फिर भी मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ।
मैं वह नहीं हूँ। पाइथन कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अचानक चेन रुई की नज़रों में स्पष्टता और ईमानदारी देखकर उसका दिल कांप उठा। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसकी आकृति रात में गायब हो गई। चेन रुई एक पल के लिए चुप रहा। उसने आह भरी और कमरे की ओर चल दिया। पाइथन भले ही अभी दोस्त न हो, लेकिन कम से कम वह एक साथी और सहयोगी तो थी। हो सकता है कि वह इस सहयोगी को खो दे, लेकिन वह उसे इस तरह धोखा नहीं देना चाहता था। शुरुआत में कई लोगों के प्रभाव में चेन रुई अपनी पहचान को लेकर थोड़ा हिल गया था, लेकिन तत्वों की दुनिया में इस अनुभव के बाद वह एक बात की पुष्टि कर पाया था, चेन रुई वह व्यक्ति नहीं है। वास्तविक वह व्यक्ति संभवतः वह रहस्यमय व्यक्ति था जिसने तत्व देवी रैफेटी का विनाश किया था। आत्मसमर्पण करते समय पायथन ने जो पहली शर्त रखी थी वह थी 7 कलाकृतियां एकत्रित करना, और दूसरी शर्त थी शैतान को हराना। जब पायथन ने पहली शर्त रखी तो उसके मन में एक पूर्वधारणा थी कि चेन रुई एक निश्चित व्यक्ति है। चूंकि उसने चेन रुई को 7 कलाकृतियों में से 3 गिरे हुए देवदूत की तलवार, क्रोध राजा कवच और ईश्वर भक्षी मुखौटा को सक्रिय करते देखा था, इसलिए दूसरी शर्त इस परिकल्पना की पुष्टि के लिए ही थी। चेन रुई ने पायथन की 2 शर्तें पूरी कर लीं। पायथन को अपने मन में बनी धारणाओं पर और भी यकीन हो गया, इसलिए वह आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गई। बाद में कई घटनाएं घटीं जिनमें से कुछ आकस्मिक थीं, लेकिन पायथन को इस बात का और भी यकीन हो गया। इसलिए यह माना जा सकता है कि पायथन पूरे दिल से उसका अनुसरण करती है, एक अपरिहार्य मुख्य शक्ति बन जाती है और यहाँ तक कि युद्ध में अपनी जान भी जोखिम में डाल देती है। शायद उस समय ये किसी प्रकार की दयालुता थी, शायद यह एक अधिक जटिल बंधन था। इस वजह से चेन रुई नहीं चाहता था कि वह किसी भी कीमत पर धोखे से लड़े। तो अब पायथन की पूर्वधारणाओं से पीछे हटे हुए 7 कलाकृतियां थीं। ये भी सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि कई वरिष्ठ अधिकारियों ने चेन रुई को गलत समझा। सभी 7 कलाकृतियों को नियंत्रित करने में सक्षम होना उसकी विशेषता होनी चाहिए। पाइथन द्वारा अभी अभी बताई गई जानकारी को देखते हुए इन 7 कलाकृतियों का तात्विक दुनिया के साथ एक अप्रत्याशित विशेष संबंध भी हो सकता है। इन 7 कलाकृतियों ने चेन रुई को तत्वों की दुनिया में 2 आश्चर्य दिए। पहला, तत्वों की दुनिया में प्रवेश करने के बाद विश्लेषण की गई 6 कलाकृतियों का उपयोग नहीं किया जा सका। दूसरा, ऑल स्टार गॉड्स व्यू के जबरन विलय के दौरान उसकी आत्मा लगभग नष्ट हो गई। उस समय डार्क शैडो केट, जिसे पहले सफलतापूर्वक आत्मसात नहीं किया गया था, अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे स्वतः प्रकट हो गया और उसकी आत्मा की रक्षा करने लगा। फिर भी इसने ऑल स्टार गॉड्स व्यू की विशाल शक्ति को भी समाप्त कर दिया। फिर वह पेड़, वह आदमी प्रकट हुआ। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह आदमी संभवतः वह ही था। चेन रुई को कई लोगों ने वह व्यक्ति समझ लिया था। उस व्यक्ति ने वास्तव में तात्विक देवी रैफेटी की इच्छाशक्ति को नष्ट कर दिया। इसका मतलब था ईश्वर की हत्या। रैफेटी ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, लेकिन वह राहत महसूस कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे को जरूर जानते होंगे, और इनका रिश्ता कोई साधारण नहीं था। दूसरे नजरिए से इस आदमी के प्रकट होने से जोला बच गई, और उसे ईश्वर का हृदय आशीर्वाद भी मिला जो केवल ईश्वर के वंशजों को ही मिलता है। इससे जुड़े कई सवाल थे। एलिमेंटल किंग के कहे अनुसार एलिमेंटल देवी का स्टाफ जल्दी क्यों जाग गया? क्या एलिमेंटल दुनिया में रसातल बंद था? एलिमेंटल युद्ध क्या था? अगर एलिमेंटल देवी के स्टाफ और एलिमेंटल देवी के वस्त्र पर उनका नियंत्रण नहीं होता तो एलिमेंटल दुनिया में किस तरह की विनाशकारी आपदा आती? और भी बहुत से सवाल थे, जैसे रसातल, बलिदान वगैरह। हालांकि इन सवालों के जवाब जरूरी नहीं थे। चेन रुई अब सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दे रही थी, वह रहस्यमय आदमी। चेन रुई इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आया था और उसने शूरा वाली घटना का भी अनुभव किया था, इसलिए वह इस बात को लेकर बेहद संवेदनशील था। यह आदमी कब अस्तित्व में आया? यह मेरे शरीर में क्यों था? सबसे भयावह बात तो इस आदमी की ताकत थी जो रैफेटी जैसे अस्तित्व को नष्ट कर सकती थी। भले ही इसमें कई अज्ञात कारक हों, चेन रुई की वर्तमान ताकत बेजोड़ थी, लेकिन किसी भी हालत में भूत प्रेत के इतिहास को दोहराया नहीं जा सकता था। क्या ये स्वयं आथ हो सकता है? शायद नहीं। आथ लेक्स द ग्रेट का अपना बेटा था, वह वंश को पहचान सकता था, और अब उसकी आत्मा भी लुप्त हो चुकी थी। आज उसकी ताकत का कारण पूरी तरह से चेन रुई के अनगिनत कठिन प्रशिक्षण और सुपर सिस्टम की मदद से की गई लड़ाइयां हैं। उस व्यक्ति और सुपर सिस्टम के बीच कोई जरूरी संबंध नहीं होना चाहिए, वरना वह पहले ही गैलेक्सी डिविनिटी टेम्पल पर नियंत्रण कर चुका होता और उसे चेन रुई की अंतिम चाल की शक्ति को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तक सुपर सिस्टम में चेन रुई अभी भी सर्वोच्च और एकमात्र शासक था जिसके पास सब कुछ नियंत्रित करने की शक्ति थी। चेन रुई को एक स्पष्ट अंतर्ज्ञान था कि उस व्यक्ति को ऑल स्टार गॉड्स व्यू के विशाल विश्वास और जीवन शक्ति की मदद से प्रकट होना चाहिए था। वैसे वह पेड़, ये वास्तव में एल्फ जनजाति का प्रकृति वृक्ष है।
प्रकृति के वृक्ष का रहस्य क्या है? यदि प्रकृति के वृक्ष में वास्तव में इतनी शक्तिशाली, यहाँ तक कि देवताओं को मारने वाली शक्ति है, तो उस एक्विलियाना के अवतार को खत्म करने के लिए मेरी शक्ति उधार लेने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन प्रकृति का वृक्ष निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कड़ी है। चेन रुई ने जल्दी से सोचा और अचानक ही मुख्य बिंदु समझ में आने पर उसके दिमाग में कई यादें उभरने लगीं। ज़ोला ने सिल्वर क्वीन का तुरुप का पत्ता खोलकर एलिमेंटल देवी का मुकुट हासिल कर लिया। अनजाने में यह एलिमेंटल दूत बनने की योग्यता के बराबर है। मुझे लकड़ी का तुरुप का पत्ता मिल गया। मैंने क्विलियाना के अवतार को हरा दिया और प्रकृति के वृक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। मुझे सुपर सिस्टम में रोपित प्रकृति के वृक्ष के पौधों को हटाने की अनुमति मिल गई। फिनोया ने मुझे ये समाचार दिया और मुझसे कहा कि मैं वादे के अनुसार प्रकृति के वृक्ष को एल्फ जनजाति को वापस न लौटाऊं। ज़ोला मुख्य तत्व संदेशवाहक बन गई। मैं उसे बचाने के लिए तत्व जगत में प्रवेश करता हूँ। तत्व देवी रैफर्टी प्रकट हुई। प्रकृति का वृक्ष उस व्यक्ति के साथ प्रकट हुआ और रैफर्टी का विनाश हो गया। क्या इन घटनाओं के बीच किसी प्रकार का कारणात्मक संबंध प्रतीत होता है? कोई विशेष संबंध हो या न हो, उसमें किसी व्यक्ति की छाया अवश्य होती है। एल्फ पैगंबर अलूसिए टीएल, क्या अलूसिए उसे सब कुछ बताएगा? अध्याय 1175, वह बच्चा जो जन्म लेने वाला है। तात्विक जगत का मामला कुछ समय के लिए समाप्त हो गया। जैसे जैसे तात्विक जगत का संकट कम हुआ, मुख्य विमान धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आया। सब कुछ सामान्य हो गया था, चेन रुई की जिंदगी भी। पिछली घटनाएं मानो खत्म हो गई थीं, लेकिन उसके लिए तो ये तो बस शुरुआत थी। समय बीतने के साथ चेन रुई का कटा हुआ हाथ लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया था। अगर पहले से कोई फर्क था तो वो थे 7 कलाकृतियां। तब से डार्क शैडो केप, जिसका विश्लेषण हमेशा सफलतापूर्वक नहीं हो पाता था, अब किसी न किसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। तत्व ह्रास निष्क्रिय विशेषता तत्वों की क्षति को 30% से 70% तक कम कर देती है। चुपके से खुद को पूरी तरह से छिपाएं, दुश्मन की इंद्रियों को अंधा कर दें और छिपकर हमला कर सकते हैं। हमला होने के बाद छिपने की क्षमता कम हो जाएगी। इसकी अवधि 1 घंटा है। इसे हर 6 घंटे में इस्तेमाल किया जा सकता है। कमी आसपास के दुश्मनों के सभी गुणों को सीधे कमज़ोर कर देता है। ये कमी व्यक्ति की अपनी ताकत के समग्र मूल्य के समानुपाती होती है। ताकत जितनी ज़्यादा होगी, कमी का प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। लक्ष्य को लॉक किया जा सकता है। अवधि 30 मिनट है। इसे हर 6 घंटे में इस्तेमाल किया जा सकता है। डार्क शैडो केप वाकई एक शक्तिशाली उपकरण था। तत्व ह्रास सभी जादू और तत्व विशेषताओं वाले हमलों का दुश्मन था। एस्मोस शाही परिवार की अपनी वंशावली प्रतिभा तत्व क्षीणन के साथ ये काले ड्रैगन की तरह लगभग सभी जादू से प्रतिरक्षित होने के बराबर था। कोई आश्चर्य नहीं कि कैथरीन उन जादू प्रशिक्षित दुश्मनों से लगभग आसानी से निपट लेती थी। हालांकि यहाँ कुछ अपवाद भी थे। वह परी ड्रैगन ज़ोला थी। ज़ोला का जादू जादुई प्रतिरक्षा की उपेक्षा के चरम स्तर पर पहुंच गया था। असली काला ड्रैगन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। कई लोग ज़ोला और कैथरीन के बीच मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरअसल ज़ोला का भी यही इरादा था जब वह भयानक तैरती धरती में प्रशिक्षण ले रही थी। लेकिन उस समय कैथरीन राज्य स्तर के चरम चरण में ही थी और ज़ोला पहले से ही अर्ध देवता के मध्यवर्ती चरण में थी। इसलिए परी ड्रैगन उसे धमकाना नहीं चाहता था। बाद में कैथरीन अर्ध देवता के स्तर तक पहुंच गई और चेन रुई मदद के लिए डोओ को मानव लोक ले गया, इसलिए वह फिर से ज़ोला से चूक गई। जब कैथरीन को अर्ध देवता के चरम चरण तक पहुंचने के लिए डोओ के ईश्वरीय हृदय के आशीर्वाद की शक्ति का एक अंश प्राप्त हुआ, तो ज़ोला, जो अर्ध देवता के भी चरम चरण में थी, को उसी स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला। कहा जाता है कि दोनों के बीच निजी तौर पर एक दोस्ताना मुकाबला हुआ था। मुकाबले का नतीजा क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन तब से ज़ोला और कैथरीन के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। बाद में ज़ोला ने तात्विक जगत के अवसर के कारण छद्म देवता में प्रवेश किया। कई बदलावों के बाद अब उसके पास छद्म देवता की चरम अवस्था की शक्ति थी। हालांकि कैथरीन ने छद्म देवता के किनारे को हल्के से छुआ था, लेकिन आखिरकार दोनों के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा था। फिलहाल तुलना का कोई मतलब नहीं था। चुपके से का कौशल चेन रुई के चुपके से बहुत मिलता जुलता था। दोनों में छिपने का प्रभाव था। अंतर यह था कि चुपके से की अवस्था में व्यक्ति लगातार हमले कर सकता था, यानी चुपके से वार कर सकता था। दूसरी ओर चुपके से हमला शुरू होने के बाद बेअसर हो जाता था। चुपके से का नुकसान ये था कि हमला होते ही यह प्रकट हो जाता था। जेरगल किले के छोटे से मैदान में रायजेन ने एओई हमले से कैथरीन को प्रकट कर दिया। वहीं चुपके से के लिए जब तक कोई हमला न करे और उसे झेल न ले, चाहे विरोधी एओई हमले का इस्तेमाल किसी भी तरह करे, वह प्रकट नहीं होती। दोनों ही छिपने की तकनीकों के अपने अपने फायदे थे।
चुपके से एक ही वार में मार गिराने और पीछे हटने के लिए ज्यादा उपयुक्त था, चुपके से टोह लेने या भागने के लिए ज्यादा उपयुक्त था। तत्व ह्रास के लाभ और भी स्पष्ट थे, लेकिन मुख्य बात यह थी कि इसे अपनी शक्ति के सीधे अनुपात में होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि जब कैथरीन की निर्वाण शक्ति में तेजी से गिरावट आई, तब भी वह डार्क शैडो केप के साथ भी ब्रोक को हरा नहीं पाए। सभी 7 कलाकृतियों का सफलतापूर्वक विश्लेषण किया गया और उनका उपयोग किया जा सका। सामान्यतः चेन रुई के लिए यह बहुत खुशी की बात होती, लेकिन तात्विक दुनिया में युद्ध का अनुभव करने के बाद चेन रुई का मूड बिल्कुल विपरीत था। 7 कलाकृतियां चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे तो बस विदेशी वस्तुएं ही थीं। अगर वह उन पर बहुत ज्यादा निर्भर रहता, तो एक बार जब वे अपनी प्रभावशीलता खो देती, तो ये तात्विक दुनिया की किसी लड़ाई में अपने हाथ खोने जैसा होता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 कलाकृतियां निश्चित रूप से उस व्यक्ति से संबंधित थीं, इसलिए चेन रुई अब उनका पहले की तरह अक्सर उपयोग नहीं करना चाहता था। मैं स्वयं ही वह असली ताकत हूं जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। ऐसा नहीं था कि चेन रुई को पहले पूरे सुपर सिस्टम पर शक नहीं था, लेकिन सुपर सिस्टम उसके क्रॉसओवर से ही अस्तित्व में था, 7 कलाकृतियों में से पहली कलाकृति मिलने से बहुत पहले। यह शायद उस मोबाइल फोन की वजह से था जो उसने धरती पर उठाया था। गैलेक्सी डिविनिटी टेम्पल और यहाँ तक कि पूरे सुपर सिस्टम ब्रह्मांड के स्वामी होने के नाते चेन रुई निश्चिंत था कि वही एकमात्र सर्वोच्च नियंत्रक था, और वह हर आकाशगंगा के ईश्वर से भी ऊपर था। दूसरे शब्दों में, वह यहाँ सर्वोच्च ईश्वर था। सुपर सिस्टम अभी भी सुरक्षित था, कम से कम अभी के लिए। इसलिए सबसे संदिग्ध चीज एल्फ जनजाति का पवित्र वृक्ष था, जो अभी भी स्टार कॉन्फरिंग प्लेटफॉर्म पर था। यह एक आस्था प्राणी था, और सुपर सिस्टम में यह एकमात्र वृद्धि प्रकार का आस्था प्राणी भी था। वर्तमान अंकुर से लेकर वर्तमान बड़े वृक्ष तक इसकी वृद्धि की गति अद्भुत थी। इस वृक्ष को प्रतिदिन 1000 आस्था क्रिस्टलों का उपभोग करने की आवश्यकता थी। अब तक सुपर सिस्टम द्वारा दिखाए गए आंकड़ों में इसका कार्य अभी भी अज्ञात था। एल्फ जनजाति के लिए प्रकृति के वृक्ष के उपयोग के बारे में विस्तार से बताने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर चेन रुई इस पवित्र वृक्ष को नष्ट कर देता, तो एल्फ जनजाति प्रजनन क्षमता खो देती और अंततः विलुप्त हो जाती। ये कहा जा सकता है कि एल्फ जनजाति का जीवन और मृत्यु किसी भी समय चेन रुई की मुट्ठी में थी। इसलिए जब महान भविष्यवक्ता अलूसियर ने चेन रुई से पवित्र वृक्ष को हटाने के लिए कहा, तो पूरी एल्फ जनजाति स्तब्ध रह गई। चेन रुई को एल्फ राजा की उपाधि इसी से मिली। मूल रूप से चेन रुई ने वादे के अनुसार पवित्र वृक्ष को योगिनी जनजाति को लौटाने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में अलूसियर ने फिनोया से कहा कि वह उसे फिलहाल पवित्र वृक्ष न लौटाने के लिए कहे। उसे नहीं पता था कि उस व्यक्ति के प्रकट होने का इससे कोई संबंध है या नहीं। चेन रुई ने भी चुपके से तारा सम्मेलन मंच के प्रकृति वृक्ष का अवलोकन किया, लेकिन उसे सतह पर कुछ भी असामान्य नहीं लगा। चेन रुई ने इस बारे में सोचा और प्रकृति वृक्ष को प्रत्यारोपित या नष्ट करने का प्रयास नहीं किया। योगिनी जनजाति स्वाभाविक रूप से चिंताओं में से एक थी। हालांकि चेन रुई को उस व्यक्ति की भी चिंता थी। हालांकि वह व्यक्ति अज्ञात था, वह किसी और को अपने काम में हस्तक्षेप करने की अनुमति कैसे दे सकता था। चेन रुई निश्चित रूप से ऐसे टाइम बम के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन अभी के लिए सतर्क रहना और उसे परेशान न करना बेहतर था, क्योंकि यही वह अस्तित्व था जो देवताओं को नष्ट कर सकता था। अगर कोई दुर्घटना हुई तो परिणाम विनाशकारी होंगे। अब चेन रुई को अपनी ताकत और बढ़ानी थी। शुरुआत में माइकल और शैतान को हल्के से मात देने के बाद वह स्वाभाविक रूप से थोड़ा आत्मसंतुष्ट था। हालांकि तात्विक दुनिया की लड़ाई में उसका सामना मुख्य तात्विक दूत की असली ताकत एसएसएस जोर से हुआ। जब 7 कलाकृतियां कोई भूमिका नहीं निभा सकी, तो उसे मुश्किल से एक लड़ाई जीतने के लिए आमने सामने की लड़ाई में सबसे शक्तिशाली ऑल स्टार गॉड्स व्यू शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद उसने छद्म देवता के ऊपर अस्तित्व का साक्षात्कार किया। जैसा कि कहावत है, हमेशा आपसे ज्यादा शक्तिशाली लोग होते हैं। आत्मविश्वास जरूरी था, लेकिन अति आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ने से ही रोकेगा। इस हताश प्रयास में ऑल स्टार गॉड्स व्यू की क्षमता और शक्ति की पुष्टि हो गई थी। ये निस्संदेह शक्ति बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका था। बाकी सब चेन रुई के दैनिक प्रशिक्षण में किए गए प्रयासों और प्रयोगों पर निर्भर करेगा। एक दिन चेन रुई प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षण समाप्त कर ही रहा था। जब उसकी चेतना सुपर सिस्टम से हटी, तो उसने एक तेज आवाज सुनी जिसने पूरे कमरे को मंत्रमुग्ध कर दिया। चेन रुई अचंभित रह गया। एक झटके में वह खिड़की से बाहर कूद गया। आंगन में रखी 2 झोपड़ियां, जिनमें छोटी मोटी चीजें रखी थीं, ढह गई थीं। एथेना, एलिस और बाकी लोग असल में दूसरी तरफ थे। एथेना, चेन रुई तुरंत एथेना के सामने प्रकट हुआ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, एथेना ने व्यंग्यात्मक लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। मुझे माफ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारा मतलब है? चेन रुई ने उसके सूजे हुए पेट को देखा। इन दिनों हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं।
एथेना ने क्षमाप्रार्थी भाव से एलिस और किया की ओर देखा, जो अभी भी सदमे में थी। सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई। पता चला कि एथेना की हाल की हालत बहुत ही असामान्य थी। सबसे पहले उसकी ताकत एक ही झटके में राज्य स्तर के मध्यवर्ती चरण तक पहुंच गई थी। यह अच्छी बात थी। समस्या ये थी कि उसकी ताकत कभी कभी अनजाने में ही फूट पड़ती थी, जिससे कल्पना से परे नुकसान होता था। ज़ोला ने कई तरीके आजमाए, लेकिन किसी से भी उसे अपनी शक्ति पर नियंत्रण नहीं मिला। वह आज सुबह समाधान ढूंढने के लिए पायथन गई थी। उसे जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। मुझे ही माफ़ी मांगनी चाहिए। इन दिनों मैं ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, चेन रूई ने माफ़ी मांगते हुए कहा। इस दौरान वह उन शंकाओं से परेशान था, खासकर अपने शरीर के किसी व्यक्ति से। नतीजतन वह ट्रेनिंग में ज़्यादा समय बिताने लगा, जिससे वह अपने आसपास के लोगों को लगभग नज़रअंदाज करने लगा। एथेना ने सिर हिलाया और अचानक उसका चेहरा फिर बदल गया। चेन रूई को तुरंत एक चेतावनी का संकेत मिला और उसने उसकी मुट्ठी पकड़ ली। चेन रूई के बाल अचानक पीछे की ओर उड़ गए। उसके कपड़े हवा से उड़ते हुए ऊपर उठे, फिर सामान्य हो गए। आसपास के लोगों को जरा भी खास एहसास नहीं हुआ। इसाबेला और अन्य लोगों ने तुरंत समझ लिया कि चेन रूई ने एथेना के विस्फोट की शक्ति को जबरन अपने कब्जे में ले लिया था। साथ ही उसने उसे बहुत ही चतुराई से नष्ट भी कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि यह थोड़ा नियंत्रण से बाहर है। चेन रूई मुस्कुराई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर चेन रूई ने उस तरफ देखा जहां ज़ोला और पायथन पहले ही प्रकट हो चुके थे। जिस क्षण एथेना की शक्ति अभी अभी नियंत्रण खो बैठी थी, ज़ोला और पायथन पहले ही आंगन में आ चुके थे। पहले पायथन समय समय पर चेन रूई के साथ प्रशिक्षण संबंधी कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए निवास पर आता था। तात्विक विश्व युद्ध के बाद से पायथन फिर कभी नहीं आया। उसके बाद ये पहली बार था। पाइथन ने चेन रूई की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। वह सीधे एथेना के पास गई, कुछ देर उसके शरीर को निहारा और सिर हिलाया। मैंने अभी अभी शक्ति का विस्फोट देखा। हालांकि मैं गर्भावस्था जैसे विषयों में ज़्यादा पारंगत नहीं हूं, फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि आपका बच्चा पैदा होने वाला है। ये बेकाबू अवस्थाएं दरअसल गर्भस्थ शिशु द्वारा प्रेरित होती हैं। आपका बच्चा शुद्धतम विनाशकारी मूल को धारण कर रहा है, जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्या ये जल्दी पैदा होगा? चेन रूई ही नहीं, एथेना और बाकी लोगों ने भी एक साथ पूछा। सभी हैरान थे। इस बच्चे की ताकत मेरी पिछली उम्मीदों से कहीं ज़्यादा है, लेकिन यह माँ के शरीर के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती। मुझे डर है कि भविष्य में इस तरह की शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी और यह शक्ति और भी ज़्यादा शक्तिशाली होती जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रसव का खतरा भी कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आप सावधान नहीं रहे तो न सिर्फ आपके आसपास के लोगों की जान, बल्कि खुद एथेना की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। चेन रूई हैरान रह गया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बच्चे को जन्म दूंगी। एथेना की आंखें दृढ़ता से भरी थीं, जो एक माँ की दृढ़ता थी। पायथन, कृपया मेरी मदद करो। अध्याय 1176। सामग्री। एथेना की निगाहों ने पायथन को भौहें चढ़ा दी। सच कहूं तो मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित होंगे। कम से कम आप बच्चे की सुरक्षा की गारंटी तो दे सकते हैं। एथेना की आंखें चमक उठीं। समझ गया। पाइथन ने एथेना की आंखों में गहराई से देखा, फिर उसने आखिरकार धीरे से सिर हिलाया। मैं कोई व्यंजनापूर्ण बात नहीं कहूंगी। मुझे सच में यकीन नहीं है। क्या होगा अगर, मतलब किसी भी स्थिति में, मुझे बच्चे और माँ में से सिर्फ एक को चुनना पड़े, तो मुझे कैसे चुनना चाहिए? इस सवाल का बच्चे के माता पिता होने के नाते आपको और उसे स्पष्ट रूप से सोचना होगा और मुझे जवाब देना होगा। सबके दिल दहल गए। वे इतने लंबे समय से पायथन के संपर्क में थे और वह कभी भी तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताती। चूंकि उसने ऐसा कहा था, इससे साबित होता है कि एथेना की स्थिति आशावादी नहीं थी। आखिरी सवाल बहुत भारी और बहुत यथार्थवादी था। एथेना, बच्चा। दोनों ने दो अलग अलग उत्तर दिए। चेन रूई, मुझे कुछ कहना है। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। चेन रूई ने एथेना का हाथ पकड़ा, अपना सिर हिलाया और जो कहना चाह रही थी उसे रोक दिया। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन तुम गलत हो। यहाँ सभी लोग अनोखे और बेमिसाल हैं। ये मीठे शब्द नहीं, बल्कि सच्चे शब्द हैं। कई मामलों में मैं भविष्य चुनूंगा, लेकिन इस मामले में मैं अभी चुनूंगा और यह नहीं बदलेगा। उस निर्णायक स्वर से एथेना की आंखें लाल हो गईं। लेकिन इसमें कोई लेकिन नहीं है। अगर मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बेटी लिखी हो तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। चेन रूई ने पाइथन के चेहरे पर नजर डाली। वैसे ये तो बस क्या होता अगर वाली स्थिति है। असली उम्मीद तो अभी भी बहुत बड़ी है ना? उम्मीद तो है, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो और भी क्या होगा अगर वाली बातें जरूर होंगी। पायथन ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, शुक्र है तुम्हारे पास विनाश की किताब का एक पन्ना है। मुझे विनाश की किताब वाला चांदी का डिब्बा चाहिए। इस डिब्बे और कुछ सामान के साथ इसकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी।
चेन रूई खुश होकर बोला, तुम्हें क्या चाहिए? मैं उन्हें अभी ढूंढ लूंगा। जीवन शक्ति का फव्वारा, उच्च श्रेणी के गहरे छाया क्रिस्टल के 2 टुकड़े, उच्च श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ चमकदार क्रिस्टल के 2 टुकड़े, 3 सुनहरे ड्रैगन लार के फूल, 3 थंडर हॉट बेलें, 5 इंद्रधनुषी कैला लिली, 7 बैंगनी शांत घास, 3 इंद्रधनुषी कैला लिली। पायथन ने सामग्रियों की एक लंबी सूची के नाम बताए। इनमें से कुछ चेन रूई के पास पहले से ही मौजूद थीं, जैसे कि जीवन शक्ति का फव्वारा, लेकिन उनमें से ज्यादातर उपलब्ध नहीं थीं। कुछ नाम तो ऐसे भी थे जिनके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं गया था। चेन रूई ने जल्दी से याद कर लिया। जब पायथन ने बोलना समाप्त किया तब तक उसने एक पूरी सूची बना ली थी और ध्यान से उसकी गणना भी कर ली थी। 7 इंद्रधनुषी घास और इंद्रधनुषी कैला लिली औषधि बनाने की सामग्री के पौधे हैं, लेकिन कहा जाता है कि वे मूलतः विलुप्त हो चुके हैं। हजारों सालों से इनकी बिक्री नहीं हुई है और औषधि बनाने वालों ने वैकल्पिक सामग्री ढूंढ ली है। जहां तक एम्बरग्रीस फूल की बात है, मुझे बस इतना पता है कि वह सफ़ेद होता है और मैंने थंडर हॉटबेल के बारे में कभी नहीं सुना। एम्बरग्रीस फूल ड्रैगन्स का साथी पौधा है। ये ताकत इकट्ठा कर सकता है और जीवन शक्ति बढ़ा सकता है। ये ड्रैगन लावा के विकास के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। ये बहुत दुर्लभ है और आमतौर पर औषधि बनाने के लिए सफ़ेद रंग का होता है। उसके बगल में बैठी लालारिया ने कहा, ड्रैगन लार के फूल के 3 गुण होते हैं। निम्न से उच्च गुणवत्ता के अनुसार क्रम सफ़ेद, चांदी और सुनहरा होता है। कई युवा ड्रैगन इस तरह के फूल खाना पसंद करते हैं। जहां तक मुझे पता है, सफ़ेद ड्रैगन लार के फूल बहुत होते हैं, लेकिन चांदी के फूल पहले से ही काफ़ी दुर्लभ हैं। अगर यह सुनहरा है तो मुझे यकीन है कि यह ड्रैगन द्वीप में भी नहीं होगा। चेन रूई का दिल बैठ गया और जोला ने सोचा, चिंता मत करो, मुझे याद है कि आंटी सोफिया को अक्सर फूल और पौधे लगाना पसंद होता है। शायद उनके पास वहां होंगे। महारानी सोफिया, वह ड्रैगन वैली की रानी महामहिम पैग्रिस की पहली पत्नी हैं। चेन रूई को अचानक एहसास हुआ कि वह मानव दुनिया के ड्रैगन सम्राट पैग्रिस की पत्नी थी। मैंने थंडर हॉट बेल देखी है। यह एक दुर्लभ वायु तत्व वाला पौधा है जो थंडर के प्रशिक्षण में सहायक होता है। दुर्भाग्य से ड्रैगन द्वीप से एकमात्र बेल को बूढ़े व्यक्ति ने नीले ड्रैगन को प्रशिक्षण के लिए दिया था। वायु तत्व का पौधा। चेन रूई का मन घूम गया। तूफान द्वीप। लालारिया, इस बार मेरे साथ मानव लोक चलो, ठीक है? अगर बात सिर्फ तुम्हारी है तो मुझे इससे निपटने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन एथेना मेरा आरक्षित हरम है, मेरी अच्छी दोस्तों में से एक। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लालारिया ने एथेना से गंभीरता से कहा, अगर तुम मुझे अपने शरीर से धन्यवाद देना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ जरूर अच्छा व्यवहार करूंगी। हम उस बदनसीब बच्चे को भी अपना मान सकते हैं। एथेना, तुम्हारा पूरा परिवार ही बदमाश है। चेन रूई ने उस अजीबोगरीब लोली की बातों का दूसरा हिस्सा चुपचाप अनसुना कर दिया और अचानक उसे प्रेरणा की एक किरण सूझी। ठीक है, मानव जगत। इंद्रधनुषी घास और इंद्रधनुषी कैला लिली तटस्थ पौधे हैं। हालांकि ये दानव लोक में विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन मानव जगत में शायद विलुप्त न हो। हम मानव जगत में औषधि बनाने वाले से शुरुआत कर सकते हैं। पाइथन ने सिर हिलाया, ऐसे में आज से मैं यहीं रहूंगा। मैं एथेना को एक गुप्त तकनीक सिखाऊंगा। उन सामग्रियों की मदद से वह प्रसव के समय विनाश की पुस्तक के पात्र को अस्थायी रूप से जोड़ सकती है। मेरा अनुमान है कि बच्चे के जन्म में लगभग आधा साल लगेगा। तुम्हारे लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अगर कोई रास्ता है तो यह समय भी कम नहीं है। शुक्रिया, चेन रूई ने बहुत ईमानदारी से कहा। अगर पायथन न होता तो उसे अंदाजा भी नहीं होता कि एथेना और बच्चा इतने खतरे में होंगे। पायथन ने उसकी ओर उदासीनता से देखा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अब और देर मत करो डेलिया, इन सामग्रियों को एक साथ ढूंढने के लिए डार्क शैडो एम्पायर की सेलिन से संपर्क करो। उसका कस्टर परिवार एक उच्च स्तरीय व्यापारिक परिवार है और वह आमतौर पर बहुत सारी जादुई सामग्रियों का प्रबंधन करती है। हमें इसी हिस्से की ज़रूरत है। अगर कोई उच्च स्तरीय चमकदार क्रिस्टल नहीं है तो निम्न स्तरीय क्रिस्टल इकट्ठा करो। उसके बाद मैं उन्हें उच्च स्तरीय बना सकता हूँ। मैं उनमें से कुछ की खोज के लिए मानव लोक जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी। हमें जल्द से जल्द सभी सामग्रियों को ढूंढने की कोशिश करनी होगी। चिंता मत करो नेता। डेलिया ने सूची ली। चेन रूई के साथ चिंतित होकर लेबल वाले हिस्से की जांच की और सूची को तब तक अपने पास रखा जब तक कि उसकी पुष्टि नहीं हो गई। चेन रूई, तुम मानव दुनिया जा रहे हो? एथेना ने पूछा। मैं जोला, इसाबेला और लालारिया को साथ ले जाऊंगा। सबसे पहले हम थंडर हॉट वाइन ढूंढने स्टॉर्म आइलैंड जाएंगे, फिर ड्रैगन वैली। तो फिर एलिस और किया को भी अपने साथ ले जाओ। जब तुमने टिफनी को इंसानों की दुनिया से बचाया था तो तुमने उनसे वादा किया था और अब तक पूरा नहीं किया। मुझे माफ़ करना। चेन रूई ने एलिस और किया की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें वहां नहीं ले जाना चाहता, लेकिन हमारी यात्रा मनोरंजन के लिए नहीं है, यह आपके बारे में है। बस इधर उधर देखना है। कोई बात नहीं।
एथेना ने समझाया, वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और वे तुम्हें सामान इकट्ठा करने में मदद कर सकते हैं। तुम और जोला की मौजूदा ताकत को देखते हुए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। वैसे भी मेरे पास अभी आधे साल का समय है। एथेना, किया ने सिर हिलाया, मुझे यहीं रहना होगा। मैं रोज़ तुम्हारे लिए पौष्टिक खाना बनाती हूँ। मुझे डर है कि कहीं कोई और ये काम ना कर दे। मैं अगले 6 महीने कहीं नहीं जाऊंगी। इसाबेला हल्के से मुस्कुराई, मैं भी यहीं रहूंगी। एथेना की हालत अभी बहुत स्थिर नहीं है। किया की ताकत काफ़ी नहीं है, इसलिए कभी कभी असुविधा होती है। इसके अलावा डोडुओ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर मैंने ओलिफियस और एडेलिन से उसे आज खेलने के लिए बाहर ले जाने के लिए नहीं कहा होता तो वह अभी सदमे में रो पड़ती। इसाबेला ने जो कहा वह सच था। एथेना राज्य स्तर के मध्यवर्ती चरण में थी और वह अर्ध देवता के प्रारंभिक चरण में थी। अगर वह ज़्यादा सावधान रहती तो कोई बड़ा खतरा नहीं होता। किया अलग थी, किसी भी दुर्घटना की स्थिति में उसकी जान शायद खतरे में पड़ जाती। किया, यानी तुम लोग। एथेना इतनी भावुक हो गई कि कुछ देर के लिए वह बोल नहीं पाए। जब एलिस ने पहली बार सुना कि वह इंसानों की दुनिया में जा रही है तो उसकी आंखें अनजाने में चमक उठीं, लेकिन अब जितना ज़्यादा वह एथेना को देखती उतनी ही ज़्यादा उसे शर्मिंदगी महसूस होती। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, इस बार तुम्हारा मामला बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। वैसे भी मैं डार्क मून एस्टेट की मालकिन हूँ। छोड़ो भी। इसाबेला ने बेबाकी से मैडम लॉर्ड की छोटी सी कहानी सुना दी। हमारी मैडम लॉर्ड जोआना और बाकी लोगों को, जो हमेशा की तरह आलसी पार्टी है, सब कुछ दे देती हैं। अगर वह 1-2 साल के लिए गायब भी हो जाएं, तो भी जायदाद का कुछ नहीं बिगड़ेगा। शायद आंख मूंद कर हुक्म चलाने वाले के बिना यह ज़्यादा समृद्ध हो जाए। मादा लोमड़ी, तुम आंख मूंद कर हुक्म चलाने वाली किसकी बात कर रही हो? एलिस हमेशा से इसाबेला से अनबन रहती थी, इसलिए वह गुस्से से उछल पड़ी। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, लगता है मादा लोमड़ी ऐसा कहकर मेरी मदद कर रही है। इसाबेला ने एलिस से झगड़ना बंद किया और जोला से कहा, मेरे लिए पापा और मम्मी को नमस्ते कहना। अगली बार हम दोनों साथ में उनसे मिलने जाएंगे। पिछली बार जब इसाबेला इंसानों की दुनिया में गई थी तो जोला के माता पिता उसे बेटी मानते थे। इसाबेला जैसी देखभाल और कोमलता जोला में नहीं थी। इसके अलावा ये शैतान का फंदा फूल भी बहुत बुरा था। मेरिया और स्पेन उसे अपना मानते थे। उनकी अच्छी बनती थी। जब मेरिया ने इसाबेला को अलविदा कहने के लिए गले लगाया तो वह जोला को गले लगाने से ज़्यादा रोई थी। एन, चिंता मत करो। जोला ने सिर हिलाया। ठीक है, तो एलिस, लालारिया, जोला और मैं साथ चलेंगे। चेन रूई ने कुछ देर सोचा, फिर मान गया। ग्लोरी टॉवर की रोशनी उसके शरीर पर चमक उठी। सबको कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है ना? एथेना, मुझे अपनी बहन को बताने में मदद करो और ज़रूरत पड़ने पर डोडो को मेरा रूप धारण करने दो। लोली राजकुमारी ने इसाबेला की ओर देखा और झिझकते हुए कहा, और बहन यनी? अब मादा लोमड़ी नहीं। क्या तुम कहना चाहती हो, मादा लोमड़ी, अब से तुम मेरी बहन हो? इसाबेला ने लालारिया की नकल करते हुए हंसते हुए कहा, ओह हो। एलिस पहले तो शुक्रिया के कुछ शब्द कहना चाहती थी, लेकिन यह वाक्य सुनते ही उसका मुंह फिर से सपाट हो गया। वह जल्द ही ग्लोरी टॉवर की रोशनी में गायब हो गई। चेन रूई ने किया की तरफ माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, किया, बच्चे के सुरक्षित जन्म के बाद तुम, मैं, एथेना, इसाबेला और सब लोग बाहर जाकर साथ में मौज मस्ती करेंगे। पायथन, इस दौरान मैं यहाँ तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। किया ने जोर से सिर हिलाया जब उसने उसे एथेना और अन्य लोगों के साथ स्टार गेट में प्रवेश करते देखा। पायथन ने चेन रूई की ओर नहीं देखा, बल्कि उसने केवल आकाश की ओर देखा और अपने आप से कुछ कहा, ऐसी आवाज़ में जिसे केवल वही सुन सकती थी। क्या प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय और अपूरणीय अस्तित्व है? अध्यायों तक जल्दी पहुंच प्राप्त करके जाने की आगे क्या होता है? कृपया सामुदायिक लक्ष्यों पर भी नज़र डालें। समर्थन के लिए धन्यवाद। हमारे पैट्रियन पेज पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें। अध्याय 1177, जब लेस्बियन सिसी से मिलती है। स्टॉर्म आइलैंड पर तारों की रोशनी वाला एक दरवाज़ा खुला। स्टार गेट खुला और चेन रूई रोशनी वाले दरवाजे से बाहर निकल आया। स्टार गेट वाकई एक अद्भुत कौशल था। वह इन दोनों दुनियाओं को अपने आंगन की तरह पार कर जाता था। वह बिना किसी खतरे के जब चाहे आ जा सकता था। इसके अलावा पिछले स्टार गेट की तुलना में अब अंतरिक्ष में अपने अलावा दूसरे लोगों को भी लाना ज़्यादा सुविधाजनक था। सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ टावर ऑफ ग्लोरी ने जोला, लालारिया और एलिस को मुक्त कर दिया था। हालांकि स्टार कॉन्फरिंग प्लेटफॉर्म के विलय का प्रभाव समान था, लेकिन स्टार कॉन्फरिंग प्लेटफॉर्म का विलय आपातकालीन बचाव के लिए ज़्यादा था। इसकी सबसे लंबी अवधि 3 दिन तक हो सकती थी और इसका इस्तेमाल हर 12 घंटे में एक बार ही किया जा सकता था। उपयोग की बर्बादी से बचने के लिए, जिससे यह महत्वपूर्ण क्षण में अनुपलब्ध हो जाता था, चेन रूई आमतौर पर टावर ऑफ ग्लोरी का इस्तेमाल करता था। सारियल के साथ मौत की लड़ाई में ग्लोरी टॉवर को भारी नुकसान पहुंचा और उसकी प्रभावशीलता बहुत कम हो गई।
सौभाग्य से मैकेनिक ग्रैंड मास्टर चेन रुई और कलाकृति की आत्मचिकित्सा क्षमता की बदौलत लंबे समय के बाद आखिरकार इसकी शक्ति वापस आ गई। जोला मूल रूप से ड्रैगन घाटी से विवाह से बचकर भागी थी और बाद में वह चेन रुई के साथ ड्रैगन घाटी चली गई। स्वाभाविक रूप से मानव जगत का वातावरण उसके लिए कोई समस्या नहीं था, लेकिन लालारिया और एलिस अलग थीं। वे बचपन से ही घने अंधकार में वातावरण में पली बड़ी थीं। दानव लोक का आकाश दिन में भी ठंडी चांदनी जैसा था। ये पहली बार था जब वे घने प्रकाश तत्वों वाली इस तरह की धूप से सराबोर दुनिया में आई थीं, इसलिए उन्हें इसकी आदत नहीं थी। लालारिया की शक्ति लगभग अर्धदेवता की मध्यवर्ती अवस्था तक पहुंच चुकी थी। कठिन प्रशिक्षण के बाद उसे सूर्य के अनुकूल होने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसके विपरीत एलिस संघर्ष करती हुई दिख रही थी। बचपन से ही एलिस ने प्रशिक्षण में ज्यादा मेहनत नहीं की थी। भले ही उसमें अच्छी प्रतिभा थी और उसे कई तरह की उन्नतियां मिली थीं, फिर भी वह अभी शुरुआती चरण के दानव राजा सीख में ही थी, जो मानव जगत में गुरु शक्ति का सबसे निचला स्तर था। स्टार अप्रेंटिस की उपाधि मिलने के बाद उसकी गति इस स्तर की हो गई थी, लेकिन उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता चरमरा गई थी। जैसे ही उसके सिर के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी, उसे चक्कर आने लगा और वह गिरने ही वाली थी, लेकिन सौभाग्य से चेन रुई ने उसे जल्दी से थाम लिया। पहले यह हार पहन लो, ये तुम्हारे गहरे रंग के तत्वों को छिपाने और हल्के रंग के तत्वों को बेअसर करने में मदद कर सकता है। समय के साथ तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। माफ करना भाई। एलिस पहले तो बहुत उम्मीदें लगाए बैठी थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आते ही वह बोझ बन जाएगी। उसका मूड अचानक उदास हो गया। सब ठीक है, चलो चलें। चेन रुई ने एलिस की पीठ पर बैठकर लालारिया से कहा, क्या तुम ठीक हो? मैं अभी भी ठीक हूँ, लेकिन काले ड्रैगन अपेक्षाकृत शुद्ध काले शरीर वाले होते हैं। इस प्रकाश तत्व का वातावरण मुझे बहुत असहज करता है और मेरी शक्ति भी दब जाती है। क्या तुम्हारे पास अभी भी वह हार है? मुझे एक दे दो। अब कोई हार नहीं है, लेकिन एक कंगन तो है। चेन रुई ने एक और कंगन निकाला और चपटी छाती वाली लोली को दे दिया। ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा है। मुझे चिंता थी कि नेकलेस बहुत ज्यादा लड़कियों वाला है, तो मुझे लड़कियां नहीं मिलेंगी। लालारिया अजीब तरह से हंसी। ठीक है, जब तक मैडम लालारिया को पसंद है। चेन रुई इस लेस्बियन लोली से पहले ही सुन्न हो चुका था। वैसे ये द्वीप मूल रूप से वायु तत्व वाले पौधों का स्थान था। यहाँ वायु तत्व वाले कई पौधे होने चाहिए। यहाँ थंडर हॉट बेल होने की संभावना है। जब एथेना को जिस थंडर हॉट बेल की जरूरत थी उसकी बात आई तो लालारिया गंभीर हो गईं। उन्होंने थंडर हॉट बेल की विशेषताएं बताते हुए कहा, यह आम पेड़ों की बेलों जैसी ही है, लेकिन मेरी नाक बहुत संवेदनशील है। जिस भी औरत की मैं एक बार भी आंखें बंद करके भी गंध सूंघ लेती हूँ तो उफ, थंडर हॉट बेल के बारे में बात करते हैं। मैं इसे गंध से पहचान सकती हूँ। हालांकि ये द्वीप बहुत बड़ा लगता है। हम यहाँ बहुत कम लोग हैं। मुझे डर है कि हम द्वीप पर अकेले नहीं हैं। जैसे ही चेन रुई ने बोलना समाप्त किया, पास से भारी कदमों की आहट सुनाई देने लगी। टाइटन्स। लालारिया भी ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला पर स्थित सिटी ऑफ स्टॉर्स की अक्सर आगंतुक रही हैं, इसलिए उन्हें कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। सिर्फ टाइटन्स ही नहीं, बल्कि लैम्प स्पिरिट्स और ग्रेमलिन्स भी। चेन रुई मुस्कुराया। स्टॉर्म आइलैंड अब पहले जैसा नहीं रहा। जादू का खेल इंसानों की दुनिया में लोकप्रिय होने के बाद चेन रुई ने स्टॉर्म आइलैंड पर एक कोर कंट्रोल बेस स्थापित किया। बेस के केंद्र में स्काई व्हील के खंडहर बनाए गए थे, जो एक प्राचीन सभ्यता स्तर 4 का शहर था और जिसे छोड़ दिया गया था और खाली कर दिया गया था। बेस में बुनियादी निर्माण कर्मी चेन रुई द्वारा सितारों के शहर से लाए गए बड़ी संख्या में ग्रेमलिन थे और लैम्प स्पिरिट्स का एक बड़ा हिस्सा अनुसंधान और दैनिक कार्यों में सहायता के लिए जिम्मेदार था। वह क्रिस्टल बीस्ट, विशाल क्रिस्टल बीस्ट और असेंबलिंग कठपुतलियां नहीं लाया था क्योंकि टाइटन्स ही रक्षक के रूप में पर्याप्त थे। इसके अलावा ड्रैगन वैली और विशाल ड्रैगन के सहयोगी भी थे जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल की रखवाली करते थे। स्टॉर्म द्वीप के बाहर तूफानी समुद्री क्षेत्र का एक प्राकृतिक अवरोध था। कुछ साल पहले ड्रैगन ने इसे परीक्षण क्षेत्र घोषित कर दिया था। बाहरी लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, वरना वे अपनी जान जोखिम में डालते। इसलिए अब अम्बाड़े के सैनिक भी इस समुद्री क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। टाइटन्स का नेता ओशनस था, जो 12 सबसे शक्तिशाली टाइटन्स में से एक था। सितारों का शहर स्तर 5 महानगर तक विकसित होने के बाद महाविकास से गुजरने में सक्षम हो गया था। दूसरा महाविकास संभव बनाने वाला विकास टैंक विकसित हो चुका था। अधिकारतः यह विकास टैंक केवल स्तर 6 की राजधानी के लिए ही उपलब्ध था। फिर भी दूसरे विकास की सफलता दर बहुत कम थी। वर्तमान में केवल ओशनस ही दूसरा महाविकास पार कर पाया था। ओशनस की शक्ति अर्धदेवता के बराबर पहुंच गई थी, लेकिन उसी समय प्रयोग में भाग लेने वाले अन्य दर्जन टाइटन्स असफल रहे। दूसरे विकास की सफलता दर बेहद कम थी, जो केवल भाग्य पर दांव लगाने जैसा था।
इसके अलावा असफलता केवल शक्ति के स्तर में कमी नहीं थी, बल्कि शरीर और आत्मा दोनों का विनाश था। इसलिए कई असफलताओं के बाद चेन रुई ने क्रिस्टल फीनिक्स को प्रयोग रोकने का आदेश दिया। आखिरकार सभ्यता का वर्तमान स्तर अभी भी राजधानी के छठे स्तर से बहुत दूर था। इसलिए प्रयोग को जबरन करने से केवल ऊर्जा की खपत होगी और टाइटन्स का जीवन व्यर्थ होगा। दीपक आत्माओं का नेता भी एक नेता स्तरीय महाशक्ति था जो महाविकास से गुजर चुका था, जिसे जेनमू कहा जाता था, जिसकी शक्ति दानव अधिपति के चरम स्तर पर थी। ग्रेमलिन का नेता विडो था, जो ग्रेमलिन सेवकों को नियंत्रित करके कार्य कुशलता में सुधार कर सकता था, उच्च श्रेणी के उपकरण बना और मरम्मत कर सकता था। चूंकि ग्रेमलिन एक गैर लड़ाकू इकाई थी, इसलिए महाविकास की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही चेन रुई यहाँ आया, उसने आध्यात्मिक छाप का इस्तेमाल करके उन्हें बुलाया। अड्डे पर मौजूद कीमिया जीव नेता तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे। मास्टर ओसियनस, जेनमू और विडो सभी चेन रुई की ओर मुड़े और झुके। द्वीप पर सभी ग्रेमलिन और दीपक आत्माओं को तुरंत संगठित करें। टाइटन्स रास्ता खोलने और उनकी रखवाली करने के लिए जिम्मेदार होंगे। हम इस विशेषता वाली लताओं का पता लगाने के लिए स्टॉर्म द्वीप के पूरे क्षेत्र की अलग से तलाशी लेंगे। चेन रुई ने थंडर हॉट बेल की विशेषताओं का वर्णन किया। टाइटन्स के आकार को देखते हुए यह स्वाभाविक रूप से इस तरह की खोज के लिए उपयुक्त नहीं था। हालांकि पवन तत्वों के अलावा द्वीप पर थंडरबर्ड जैसे कई खतरनाक राक्षसी जानवर भी थे। दीप आत्माएं तो ठीक थीं, लेकिन ग्रेमलिन्स पर शायद हमला हो सकता था, इसलिए पहरेदारों की जरूरत थी। कीमिया के जीवों ने तुरंत चेन रुई के आदेश का पालन किया। पल भर में द्वीप शोर से गूंज उठा। चेन रुई एलिस और अन्य लोगों को वापस बेस पर ले गई ताकि खबर का इंतजार कर सके। इस दौरान एलिस हार की शक्ति और जोला के कुछ संकेतों के सहारे आखिरकार उस माहौल में ढल गई। सर, कुछ समय पहले क्लाउड पैलेस अचानक गायब हो गया और सभी वायु तत्व भी गायब हैं। खोज के लिए निकली बड़ी टीम के अलावा बेस में ग्रेमलिन भी थे जो अपना दैनिक कार्य जारी रखे हुए थे। दीप आत्माओं का नेता जेनमू भी वहीं रुक गया और उसने बेस की हालिया स्थिति के बारे में चेन रुई को सूचना दी। मुझे इसके बारे में पता है। वायु तत्वों के लुप्त होने का कारण पृथ्वी तत्वों जैसा ही होना चाहिए। ऐसा तत्व जगत के मुख्य तत्व दूत के पहले बुलाए जाने के कारण हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य तल पर सभी तत्व जीव लुप्त हो गए हैं। गुरुजी, जो ड्रैगन प्रतिनिधि पहरा देने के लिए पीछे रहते हैं, उन्होंने आपसे मिलने का अनुरोध किया है। एक ग्रेमलिन रिपोर्ट करने आया। चेन रुई की योजना थंडर हॉट वाइन मिलने के तुरंत बाद टेलीपोर्टेशन पोर्टल के जरिए ड्रैगन वैली जाने की थी। उसने तुरंत सिर हिला दिया। 10 मिनट बीत चुके थे, लेकिन ड्रैगन प्रतिनिधि हॉल में नहीं आया था। चेन रुई और जोला को अजीब लग रहा था जब ग्रेमलिन फिर से रिपोर्ट करने आया। ड्रैगन प्रतिनिधियों को मास्टर के साथी ने बाहर रोक दिया है। साथ ही चेन रुई एक पल के लिए चौंक गया जब उसने जोला और एलिस को अपने बगल में देखा। फिर उसने तुरंत जवाब दिया, लालारिया। जब चेन रुई और जोला गेट की ओर बढ़े तो उन्होंने लालारिया को 2 ड्रैगन प्रतिनिधियों के सामने खड़ा देखा। दरअसल बड़ी बहन के रूप में लालारिया ही थी जो ड्रैगन प्रतिनिधियों में से एक, जो दुबली पतली और खूबसूरत थी, को रोक रही थी। करू, नन्ही सुंदरी, तुम्हारा नाम तुम्हारे स्वभाव जैसा ही है, तटस्थ सुंदरता से भरपूर और मनमोहक। वैसे मेरा नाम लालारिया है। क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक लेना चाहोगी? लालारिया ने जब पलकें झपकाईं तो वह वाकई बहुत आकर्षक लग रही थी, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही चंचल थीं। उसने करू की ठुड्डी किसी औरत की तरह थाम ली। बड़ी बहन का रूप, जो मूल रूप से लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब चपटी छाती वाली लोली द्वारा लड़कियों को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वह सचमुच ड्रैगन द्वीप के अजूबों में से एक है। क्या तुम भी ड्रैगन हो? तुम्हारे शरीर की सांसें। कर्रू शर्म से लाल होकर जल्दी से पीछे हट गई। ओहो, तुम बहुत शर्मीले हो। मुझे ऐसे ही पसंद हैं। चेन रुई ने निर्दोष लोगों के यौन उत्पीड़न के विकृत व्यक्ति को बहुत ही अवाक होकर टोका, लालारिया। बगल में दूसरा ड्रैगन प्रतिनिधि एक 12-13 साल का सुंदर दिखने वाला लड़का था। चेन रुई को देखते ही उसने झट से करू को अपनी ओर खींचा और दोनों को प्रणाम किया। सर रिचर्ड। एल्डर जोला। छोटे एंडलू, पता चला कि तुम और करू यहाँ रहने वाले ड्रैगन के प्रतिनिधि हो। चेन रुई ने सिर हिलाया। ड्रैगन के ये दोनों प्रतिनिधि उसके परिचित थे। कोई जान पहचान का? लालारिया की आंखें चमक उठीं। वह आगे झुकी और अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोली, क्या बात है? मैं तुम्हें थंडर हॉट बेल पहचानने में मदद करूंगी और तुम मुझे उस खूबसूरती से मिलवाओगी। सुंदरता। चेन रुई और जोला एक दूसरे को अजीब नज़रों से देख रहे थे। जब लालारिया और चेन रुई बुदबुदा रहे थे, लिटिल एंडलू ने पीछे से करू से फुसफुसाते हुए कहा, लगता है मैडम लालारिया में कुछ अंधेरे तत्व हैं। सर रिचर्ड यहाँ हैं, चिंता मत करो। समझ गया बड़े भाई। लालारिया की श्रवण शक्ति के कारण वह साफ सुन सकती थी। वह चेन रुई को नकली कंगन देने के लिए डांटने ही वाली थी, लेकिन आखिरी वाक्य सुनते ही वह वहीं जम गई।
बड़ा भाई, लोली लाला ने पलटकर कांपते हुए कर्रू की ओर इशारा किया। तुम मुझे परिचय कराने दीजिए, चेन रूई ने कहा। ये दोनों ड्रैगन वैली के एल्डर पेलिन के बेटे हैं, करू और एंडेलू। लड़का। एलिस पहले ही चिल्ला चुकी थी और लालारिया अचंभित थी, मानो वह जगह पर ही डर गई हो। पता चला कि जिस सुंदरता को लालारिया ने परेशान किया था, वह पेलिन का सबसे बड़ा बेटा था। वह बेचारा कर्रू भी था, जिसे जोला ने उस समय शादी से भागते समय पीटा और लूटा था। अध्यायों तक जल्दी पहुंच प्राप्त करके जाने की आगे क्या होता है। कृपया सामुदायिक लक्ष्यों पर भी नज़र डालें। समर्थन के लिए धन्यवाद। हमारे पेट्रियन पेज पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें। अध्याय 1178 थंडर हॉट वाइन। कीमिया प्राणियों की दक्षता काफ़ी अधिक थी और जल्द ही कई बेल के पौधे चेन रूई के पास लाए गए। शायद इस बदलाव का एक साइड इफेक्ट ये था कि लालारिया का वो जोश पूरी तरह से खत्म हो गया जो वो लड़कियों को रिझाने के वक्त महसूस करती थी। वो कमज़ोर सी लग रही थी क्योंकि वो ढेर सारे पौधों के सामने लापरवाही से अपनी नाक हिला रही थी। ये वो नहीं है। सर रिचर्ड, आप कौन सा पौधा ढूंढ रहे हैं? नन्हे एंडेलू ने उत्सुकता से पूछा। कर्रू के लिए चेन रूई के दिमाग में बस यही शब्द थे, अच्छे इंसान का काट देना, और बेचारी लड़की जिसे जोला बचपन से ही तंग करती रही है। लेकिन नन्हा एंडेलू अलग था। नन्हे शुताह ने चेन रूई पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डाला। शुरुआत में नन्हा एंडेलू सैमुअल के मामलों के लिए चेन रूई से विनती करने आया था। सैमुअल के संकट की खबर मिलते ही चेन रूई अपने वफादार अधीनस्थ को बचाने के लिए समय पर ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य पहुंच गया। बाद में नन्हा एंडेलू सैमुअल के लिए ड्रैगन घाटी से भाग निकला और सैमुअल को ड्रैगन नाइट ट्रेनिस को, जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था, एक द्वंद्व युद्ध में हराने में उसकी मदद की। हालांकि उसे गंभीर रूप से घायल होने का खतरा था। ये कहा जा सकता है कि छोटा एंडेलू सैमुअल का सबसे वफादार भाई था। यहाँ तक कि जब सैमुअल दानव लोक में गया तब भी उसे अक्सर अपने साथी विशाल अजगर की याद आती थी जो उसके भाई जैसा था। थंडर हॉट वाइन। चेन रूई ने इसे छिपाया नहीं। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मेरी एक पत्नी के जीवन से जुड़ा है। थंडर हॉट बेल। वैसे करू, क्या तुम्हें पिछली बार चट्टान के नीचे थंडर हॉट बेल नहीं मिली थी? छोटे एंडेलू के शब्दों ने चेन रूई का उत्साह बढ़ाया और उसने करू की ओर देखा। करू पहले से ही जोला का बहुत आदर करता था और लालारिया ने उसे पहले भी लड़की समझकर परेशान किया था, इसलिए वह बहुत घबरा गया था और अपने भाई की बात बिल्कुल नहीं सुन पाया। छोटा एंडेलू उसके पास आया और करू से कुछ कहा। वह तुरंत कांप उठा, जल्दी से खड़ा हुआ और झुककर बोला, छोटा एंडेलू, तुम सर रिचर्ड से बात करने के लिए यहीं रुको। मैं अभी इसे तोड़ता हूँ। थंडर हॉट वाइन का पता सुनकर चेन रूई को आखिरकार राहत मिली। उसने लिटिल एंडेलू से कहा, लिटिल एंडेलू, हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। क्या ड्रैगन वैली अब भी वैसी ही है? शाही महामहिम पेग्रिस और वह महान बुजुर्ग दंपत्ति कैसे हैं? राजसी महाराज पेग्रिस ने कुछ समय पहले ही उन्नति की है और ड्रैगन वैली में भी 3 दिवसीय कार्निवल का आयोजन हुआ है। मैडम मेरिया और सर स्पैन दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। खासकर मैडम मेरिया, जिन्हें शाही महाराज ड्रैगन सम्राट बहुत महत्व देते हैं। अब जादू का खेल, जादुई फोन और अन्य महत्वपूर्ण कार्य मैडम मेरिया के हाथों में हैं। इतना कहकर नन्हे एंडेलू ने चेन रूई को फिर से प्रणाम किया। ड्रैगन वैली की बात करते हुए, मैंने पिछली बार सर से अपने साथी सैमुअल को बचाने के लिए कहा था। हालांकि मुझे नहीं पता कि सर ने कौन सा तरीका अपनाया था, लेकिन मुझे पता है कि सैमुअल आखिरकार खतरे से बच गया। ये सब सर की बदौलत है। मैं सर के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। छोटी एंडेलू, तुम बहुत अच्छी हो। चेन रूई ने एंडेलू की तरफ सहमति भरी नज़रों से देखा। मुझे लगता है मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इसे राज ही रखोगी। दरअसल उसके बाद हम ड्रैगन ब्राइट एम्पायर में भी मिले थे। ओह, सैमुअल भी वहाँ था। ठीक है, स्टैनविल और गुएरोस भी। छोटे एंडेलू के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसे अचानक कुछ याद आया और वह चौंक गया। तुम्हारा मतलब ब्रैकलिन के साथ ड्रैगन नाइट का द्वंद्व युद्ध? ठीक है, उस समय एल्डर स्टैनवेल बहुत अजीब लग रहे थे। उन्होंने ब्रैकलिन को डांटा था। आह, क्या ये ड्रैगन ब्राइट एम्पायर का तीसरा राजकुमार हो सकता है जिसने एल्डर स्टैनवेल से बात की थी? तुम बहुत होशियार हो लिटिल एंडेलू। तो मुझे फ़ोन करना चाहिए। चेन रूई हल्के से मुस्कुराई, मुझे बस रिचर्ड कहो। राजकुमार आर्थर को पवित्र बालक के संतत्व समारोह के दौरान मृत हो जाना चाहिए था। समझ गया सर। नन्हे एंडेलू ने भी पवित्र चर्च द्वारा प्रचारित पवित्र बालक के संतत्व संस्कार में बदलाव के बारे में सुना था, लेकिन चेन रूई के यहाँ आने और ड्रैगन घाटी में स्टैनवेल को हराने की उसकी क्षमता को देखते हुए तथ्य निश्चित रूप से चर्च के दावों से अलग थे। छिपे हुए रहस्य वाकई हैरान करने वाले होने चाहिए। छोटे एंडेलू ने आगे कुछ नहीं पूछा और फिर से झुककर कहा, आपके विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सैमुअल अभी कहाँ है? उसके और मेरे बीच एक खास आध्यात्मिक रिश्ता है। मुझे लगता है कि वह सुरक्षित और स्वस्थ होगा।
वह अपनी दो पत्नियों जोआना और एना के साथ बहुत दूर एक जगह पर है, और वह भी एक दोस्त के रूप में आपकी कमी महसूस करता है। छोटे एंडेलू की आंखें चमक उठीं। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं उससे मिल पाऊंगा। दरअसल यह एक ऐसा सवाल है जिस पर तुम्हें ध्यान से सोचना होगा, क्योंकि चेन रुई यह बात कह ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। कर्रू हाथ में कुछ बैले लिए वापस आ गया था। चेन रुई ने छोटी एंडेलू से बातचीत जारी नहीं रखी। उसकी नज़र उन लताओं पर टिकी थी। लालारिया। लालारिया ने बेरुखी से जवाब दिया, आगे बढ़ा, उसे सूंघा और अचानक गुस्से से कर्रू का हाथ पकड़ लिया। कर्रू लालारिया की ताकत कैसे झेल सकता था। वह अचानक दर्द से नीचे बैठ गया। जब चेन रुई ने सोचा कि थंडर हॉट वाइन में कुछ गड़बड़ है, तो लोली लाला गुस्से में चिल्लाई, तुम एक बड़े आदमी हो, फिर भी तुम लड़कियों के लिए इत्र लगाते हो। कर्रू पहले से ही इतने दर्द में था कि वह बोल नहीं सकता था, इसलिए लिटिल एंडेलू ने जल्दी से समझाया, ये पुरुषों का कोलोन है जिसका उपयोग मानव दुनिया में कई कुलीन परिवारों द्वारा किया जाता है। चेन रुई कुछ देर के लिए अवाक रह गया। इसका परफ्यूम से कोई लेना देना नहीं है ना? ये तो बस शर्मिंदगी और गुस्से का एक आम मामला है। लालारिया। चेन रुई ने जल्दी से चपटी छाती वाली लोली को रोका जो पागल होने वाली थी। क्या ये थंडर हॉट बैले हैं जिनकी एथेना को ज़रूरत है? हाँ, लालारिया ने जवाब दिया। फिर उसने करू से कठोरता से कहा, अगर मैंने तुम्हें अगली बार इन घृणित चीज़ों का उपयोग करते हुए देखा तो मैं तुम्हें नहलाने के लिए ज्वालामुखी में फेंक दूंगी। बेचारा डरपोक आंखों में आंसू लिए बस अपना सिर हिला सका और पूरी ताकत से सिर हिलाया। जब चेन रुई ने सुना कि यह एक वज्र हृदय बेल है तो उसने झट से उसे आकाशगंगा के बगीचे में प्रत्यारोपित कर दिया। साथ ही उसने सभी कीमियागर जीवों को खोज बंद करने का आदेश दिया और उसने करू की बांह को ठीक करने के लिए कांटों के मुकुट की शक्ति को सक्रिय कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कर्रू। सर, आप बहुत विनम्र हैं। मुझे पता है कि सर एक अच्छे इंसान हैं। उस डरपोक महिला को चेन रुई के बारे में अच्छी धारणा थी। मुख्य कारण ये था कि चेन रुई ने एक ऐसी महिला से शादी की थी जिससे वह डरपोक महिला सबसे ज्यादा डरती थी, जिससे वह दुख से बच गई। थंडर हॉट बेल इतनी जल्दी मिल जाने के बाद चेन रुई स्वाभाविक रूप से अच्छे मूड में था। जितने अच्छे आदमी कार्ड चाहो दे दो। कर्रू की चोट वास्तव में गंभीर नहीं थी, लेकिन उसके भयभीत चेहरे से ये देखा जा सकता था कि मनोवैज्ञानिक धमकी और आघात शारीरिक आघात से कहीं अधिक था। संभवतः जोला के अलावा अब सिसी की काली सूची में एक और नाम था। तुम दोनों अब स्टॉर्म आइलैंड में ड्रैगन वैली के प्रतिनिधि हो। ठीक है, मैं अब ड्रैगन वैली जा रहा हूँ। करू एक पल के लिए झिझका और पूछा, श्रीमान, क्या मैं ड्रैगन घाटी जाने का आपका उद्देश्य पूछ सकता हूँ? क्षमा करें, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने पक्ष के कर्मियों और उद्देश्य को बताऊं। तभी दूसरा पक्ष दो तरफा टेलीपोर्टेशन शुरू करने के लिए सहमत हो सकता है। भाई, एंडेलू ने करू को हल्के से धक्का दिया, क्या तुम भूल गए? मैडम जोला अब बड़ी हो गई हैं, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। परी ड्रैगन का नाम सुनते ही वह डरपोक कांप उठी। आखिरकार उसे होश आया। एक बुजुर्ग की तरफ देखने की हिम्मत न जुटा पाने के कारण उसने जल्दी से कहा, मुझे माफ़ करना जो। जब चेन रुई ने सुना कि उस नादान की जबान बंधी हुई है तो उसने चुपके से अपना सिर हिला दिया। हालांकि डार्लिंग जोला को कभी कभी बनावटी सनक पसंद होती है और वह थोड़ी बदमिजाज भी है, लेकिन कुल मिलाकर वह काफ़ी प्यारी है। वह करू के दिल में इतना भयानक जख्म कैसे छोड़ सकती है? दरअसल मैं रानी सोफिया से मिलना चाहता हूँ, ये देखने के लिए कि क्या उनके पास सुनहरे ड्रैगन लार का फूल है। सुनहरा ड्रैगन लार फूल? छोटे एंडेलू ने कहा। चेन रुई ने जल्दी से पूछा, तुम्हें पता है? छोटे एंडेलू ने सिर हिलाया और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, आंटी सोफिया के पास एक है। उन्होंने इसे हमेशा एक खजाना समझा है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने इसे एक से ज़्यादा बार चुराने की कोशिश की थी, लेकिन इससे सुरक्षा शिलालेख सक्रिय हो गया और मैं कुछ देर के लिए अंदर फंस गई। मेरे पिता ने मुझे उठाया और मेरी पिटाई की, फिर आंटी सोफिया ने दया करके मुझे एक चांदी का ड्रैगन लार का फूल दिया। चेन रुई ने लालारिया से ड्रैगन लार के फूलों के नन्हे ड्रैगन के लिए फ़ायदों के बारे में सुना। नन्हे एंडेलू का सकारात्मक जवाब सुनकर वह बहुत खुश हुआ। वाह, चलो अब ड्रैगन वैली चलते हैं। कर्रू और एंडेलू से यह समाचार मिलने के बाद कि एल्डर जोला वापस आ गए हैं, ड्रैगन वैली की दो तरफा टेलीपोर्टेशन व्यवस्था शीघ्र ही खोल दी गई। चेन रुई जोला और दोनों महिलाओं को टेलीपोर्टेशन पोर्टल से गुजरने के बाद सबसे पहले उसने अपने सर ससुर और मैडम सास को देखा। अपनी बेटी की वापसी की खबर सुनकर मेरिया और स्पेन तुरंत टेलीपोर्टेशन पोर्टल के सामने आ गए। बेबी, मेरिया ने उत्साह से अपनी बेटी को देखा जिसे उसने कई सालों से नहीं देखा था, और जोला अपनी मां की बाहों में गिर पड़ी। चाहे वह अर्ध देवी हो या छद्म देवता की चरम अवस्था, वह आखिरकार उसकी बेटी ही थी। चेन रुई ने देखा कि मेरिया और स्पेन की शक्ति अर्ध देवता के मध्यवर्ती चरण तक पहुंच गई थी। स्पेन को केवल शक्ति की पुनर्प्राप्ति माना जा सकता था, जबकि मेरिया पिछली बार जाने पर सफलता से केवल एक कदम दूर था। बेशक चेन रुई की औषधियों ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बूढ़े ससुर एल्फ किंग स्पैन आए और चेन रूई को सिर हिलाकर कहा, वापस स्वागत है। इस पारिवारिक लहजे ने चेन रूई को गर्मजोशी से भर दिया। अंकल स्पैन, मैं आपको मिलवाता हूँ। ये एलिस हैं और ये लालारिया हैं। ये मेरी बहनें हैं। इससे पहले कि बूढ़े ससुर एल्फ राजा कुछ बोल पाते, मेरिया ने सतर्क भाव दिखाया, बहनें, हालांकि मुझ पर तुम्हारा बहुत सारा पैसा बकाया है, फिर भी हम खुद को तुम्हारी बहन के रूप में बेचने की हद तक नहीं गिरे हैं। वैसे भी मेरी उम्र हम्फ। लालारिया ने लापरवाही से मेरिया को देखा। हम जोला की अच्छी दोस्त हैं। चूंकि तुम जोला की मम्मी हो, इसलिए तुम मेरी मौसी भी हो। जोला के पापा, चिंता मत करो, मेरा लक्ष्य तुम्हारी बेटी है, इसलिए तुम्हारी पत्नी अभी के लिए सुरक्षित है। आखिरी वाक्य जाहिर तौर पर स्पैन को संबोधित था। बूढ़े ससुर एल्फ राजा को जाहिर तौर पर ऐसी अजीबोगरीब उछलती कूदती सोच की लय समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने हैरानी से पूछा, क्या मैं उसकी बहन नहीं हूँ? एलिस ने असंतुष्ट स्वर में बुदबुदाया। वह मेरिया के पास आए और आदरपूर्वक झुकी। आंटी मेरिया, नमस्ते। मैं जोला हूँ, बहन की छोटी बहन एलिस। हम जोला और मैं जल्द या बाद में बहनें बन जाएंगी। मेरिया ने एलिस को देखा और फिर चेन रूई को। इस गहनता से चेन रूई थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन एलिस के आकर्षक रूप ने मेरिया को अब भी उसे पसंद कर लिया। पिछली बार यानी थी, इस बार एलिस। दोनों ही अच्छी लगती हैं, लेकिन एक लड़का है जो दिन ब दिन नापसंद होता जा रहा है। अरे, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? चेन रूई ने बाएं हाथ को देखा जो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, और कांपते हुए कहा, ये ठीक है। इसका विकास लगभग पूरा हो गया है। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब ये पहले जैसा ठीक हो जाएगा। जैसे ही चेन रूई के हाथ का जिक्र हुआ, जोला की आंखें लाल हो गईं। यही वह समय था जब उसने पिछली बार मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। मेरिया की आंखें अचानक नर्म पड़ गईं और पहले की थोड़ी सी ग्लानि कृतज्ञता और राहत में बदल गई। फिर भी वह अब भी फटकार के लहजे में बोली, जवान, ज्यादा आक्रामक मत बनो। एक दामाद जो अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी बेटी की रक्षा कर सके। मैं अपनी बेटी को उसके हवाले करके सचमुच राहत महसूस कर सकती हूँ। मेरिया के स्वर में चिंता सुनकर चेन रूई मुस्कुराया, जबकि बूढ़े ससुर एल्फ किंग ने उसके कंधे को जोर से थपथपाया। ये ठीक है, क्योंकि अब ये ठीक है। इसी समय सामने से एक और परिचित आया। वह था गुएरोस। चेन रूई और जोला को देखकर गुएरोस ने सिर हिलाया और बोला, शाही महामहिम पैग्रिस महान एल्डमेरिया, एल्डजोला और 3 मेहमानों को पवित्र आत्मा शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करते हैं। टीएल, बस ड्रैगन लार फूल और चियाओ प्राप्त करें। अध्याय 1179, बल से पहले शिष्टाचार। इसके तुरंत बाद चेन रूई और 3 अन्य लोग पवित्र आत्मा शिखर सम्मेलन के महल में उपस्थित हुए। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब चेन रूई इस महल में आया था, फिर भी उसने इस महल की भव्यता और विलासिता को महसूस किया। छत से जमीन तक हर इंच अमूल्य सामग्रियों से बना था। अन्य सजावट या खजानों को न भी गिने तो भी पूरा महल ही एक विशाल खजाने के बराबर था। हालांकि कई ड्रैगन की पसंद की तरह ये शैली भी बहुत ज्यादा नवधनाढ्य थी। ऐसा लगता था मानो 10 उंगलियां अंगूठियों से ढकी हों, इस डर से कि दूसरों को पता न चले कि वे अमीर हैं। अगर कोई ऐसा योगिनी होता जो कला और सूक्ष्म सौंदर्य में पारंगत होता, तो वह कांसे की बदबू से भरे इस अशिष्ट महल में अनगिनत खामियां जरूर निकालता। अफसोस की बात यह थी कि लालारिया कोई योगिनी नहीं थी। महल में कदम रखते ही उसकी आंखें चमकते काले क्रिस्टल सिक्कों से भर गईं। चेन रूई से शादी का वादा पूरा न करने की वजह से लाला लोली की संपत्ति उसके पिता ऑगलस ने बहुत पहले ही जब्त कर ली थी, और वह लंबी, अमीर, खूबसूरत से सीधे नाटे, गरीब, सपाट, हारे हुए अजगर में बदल गई। लाला लोली के अपने शब्दों में, वह सिर्फ किसी और के घर के नीचे रह सकती थी। दरअसल वह डार्क मून में एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, जहां वह रोज मुफ्त में खाती पीती थी, साथ ही समय समय पर सुंदरियों को परेशान भी करती थी। आखिरकार खजाने का नक्शा मिलने के बाद नतीजा ये हुआ कि दोनों बहनें लगभग एक साथ मर ही गईं। आखिरकार वही शापित इंसान उसे बचाने आया, इसलिए वह उस पर और भी एहसान करने लगी। अब काले क्रिस्टल के सिक्कों से भरे इस महल को देखकर उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। आखिरकार लाला लोली में अभी भी थोड़ा संयम था। अगर वो ओलिफियस होता तो शायद मिस ब्लैक ड्रैगन तुरंत जमीन पर लेट जाती और पैसों के ढेर में सोने का आनंद लेती। हॉल में चलते हुए चेन रूई ने ड्रैगन घाटी के शासक पैग्रिस को देखा। ये सर ड्रैगन सम्राट बीच में सिंहासन पर विराजमान थे और ड्रैगन घाटी के बुजुर्ग दोनों ओर खड़े थे। ये पहली बार नहीं था जब चेन रूई इन बुजुर्गों से मिले थे। पिछली बार की तुलना में हालांकि कई लोग अनुपस्थित थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वे सभी वहां मौजूद थे। स्टैनवेल, पेलिन और ओल्ड क्वेरोंडिट, एक ड्रैगन पोशन ग्रैंड मास्टर जो कभी चेन रूई से सीखना चाहता था, सभी उपस्थित थे। शाही महाराज पगरिस, हम फिर मिलेंगे। चेन रूई ने शिष्टाचार दिखाने के लिए अपना सिर थोड़ा नीचे किया। बड़े बुजुर्ग दंग रह गए, क्योंकि ऐसा शिष्टाचार सिर्फ समान स्तर या हैसियत वाले लोग ही अपनाते थे।
पिछली बार इस इंसान का रवैया ऐसा नहीं था। कम से कम उसने तो झुककर प्रणाम किया था। इस कदम ने मेरिया को भी हैरान और डरा दिया। वह पेग्रिस के चरित्र को अच्छी तरह जानती थी। वह लापरवाह लग रहा था, लेकिन वह घमंडी और षड्यंत्रकारी था। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसका दामाद, जो हमेशा समझदार रहा था, अचानक इतना असभ्य क्यों हो गया। लेकिन इस तरह का कदम ड्रैगन सम्राट को जरूर परेशान करेगा। पेग्रिस ज्यादा हैरान या असंतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसे स्टैनवेल से पवित्र प्रकाश पर्वत के संतत्व समारोह में हुए अंतिम युद्ध की सच्चाई पहले ही पता चल चुकी थी। मेरे सामने खड़ा इंसान, मेरिया का दामाद, असल में 3 सर्वोच्च देवदूतों में से एक, छद्म देवता राफेल के अनुभवी शिखर से लड़ने में सक्षम है। स्टैनवेल के अनुसार इस व्यक्ति ने आथक के रूप में 8 पंखों वाले देवदूत कैमिल को आसानी से हरा दिया था। बाद में राफेल के सामने ही उसने संत घोषणा मंच के पास प्राचीन रूनों की संरचना को नष्ट कर दिया और एक बंदी महिला को शांतिपूर्वक ले गया। राफेल न केवल उसे पकड़ने में असफल रहा, बल्कि लापरवाही के कारण उसे लगभग एक बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। चित्रित स्थिति को देखते हुए दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। आथर ने भी स्वीकार किया कि वह राफेल के प्रतिद्वंद्वी से बहुत दूर है, लेकिन यह निश्चित है कि आथर निश्चित रूप से अर्ध देवता नहीं, बल्कि छद्म देवता है। शक्ति के स्तर पर विश्लेषण करें तो भले ही कोई विशेष गुप्त खजाना या गुप्त तकनीक हो, छद्म देवता के प्रारंभिक चरण का छद्म देवता के चरम चरण के हाथों से बच पाना लगभग असंभव है। यदि वह चरम चरण का छद्म देवता है, तो इतनी असमानता नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसकी शक्ति संभवतः मेरे वर्तमान स्तर के समान है, जो कि मध्यवर्ती चरण का छद्म देवता है। यदि वह राफेल की तिरस्कारपूर्ण मानसिकता और गुप्त खजानों का उपयोग करता, तो पेग्रिस को भी राफेल से बच निकलने का आत्मविश्वास मिल जाता। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या रिचर्ड ने जानबूझकर अपनी ताकत छिपाई थी जब वह ड्रैगन वैली में था, या किसी कारण से उसकी ताकत ठीक नहीं हुई थी। किसी भी मामले में जो मानव अब उसके सामने दिखाई दिया, वह एक तुलनीय प्रतिद्वंद्वी था। सर रिचर्ड, चलिए आपको यही कहते हैं। मुझे आपको फिर से देखकर खुशी हुई। पेग्रिस मुस्कुराया और उसने भी शिष्टाचार के बदले अपना सिर थोड़ा नीचे किया। आइए बैठिए। पेग्रिस के व्यवहार ने बड़ों को फिर से भावुक कर दिया। शाही महामहिम ड्रैगन सम्राट ने वास्तव में दूसरे पक्ष के शिष्टाचार को पहचान लिया था। सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला स्टैनवेल था। वह तुरंत चेन रूई के सामने आया और ड्रैगन सम्राट के सिंहासन की सीढ़ियों से 10 मीटर से भी ज्यादा नीचे एक कुर्सी रख दी। कुर्सी की सजावट और उसकी बनावट को देखते हुए वह सिंहासन से बस थोड़ी ही नीची थी। ऐसा लग रहा था कि यह आमतौर पर किसी खास स्तर के विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए इस्तेमाल की जाती थी। चेन रूई ने स्टैनवेल की ओर सिर हिलाया। एल्डर स्टैनवेल, पिछली बार हमें फ्लेरिंग सन ज्वालामुखी तक लाने के लिए धन्यवाद। पिछली बार ड्रैगन हॉर्न सिटी में डोडुओ को ले जाते समय हुई एक गलतफहमी के कारण कैथरीन का स्टैनवेल से झगड़ा हो गया था। बाद में स्टैनवेल चेन रूई और उसके साथियों को फ्लेरिंग सन ज्वालामुखी ले गया, जिससे डोडुओ का बहुत सारा कीमती समय बच गया। पिछली बार हुई गलतफहमी को याद करके स्टैनवेल थोड़ा शर्मा गया। उसने झुककर प्रणाम किया और बिना कुछ कहे पेग्रिस के पास लौट गया। चेन रूई के बैठ जाने के बाद पेग्रिस ने एलिस और लालारिया की ओर देखा। आप लोग पहले दूसरी दुनिया की इन 2 खूबसूरत महिलाओं से परिचय क्यों नहीं कराते? इस वाक्य से दोनों महिलाओं की उत्पत्ति का पता चला। चेन रूई जानता था कि पवित्र ड्रैगन में काले तत्वों को पहचानने की एक विशेष क्षमता थी। साधारण उपकरण भी इस क्षमता को रोक नहीं सकते थे। यही कारण था कि करु ने पहले भी लालारिया से काले तत्वों की एक तेज सांस का आभास किया था। पेग्रिस की नज़र की तो बात ही छोड़िए, उस समय गुप्त खजाने ईविल ब्लूटिया को धारण करने के बावजूद भी इसाबेला को देखा जा सकता था। एलिस ऐसी लड़की नहीं थी जिसने कभी कोई बड़ा दृश्य न देखा हो। चेन रूई के कुछ बोलने से पहले ही वह दानव क्षेत्र के कुलीन परिवारों के शिष्टाचार को शान से निभाते हुए आगे बढ़ चुकी थी। दानव क्षेत्र के पतित देवदूत साम्राज्य की प्रथम राजकुमारी और डार्क मून एस्टेट की स्वामिनी एलिस। लूसीफर, शाही महामहिम पेग्रिस को सम्मान देता है। हालांकि मैं इंसानों की दुनिया में हूं, मैंने प्रशिक्षण से लौटे ड्रैगन को डार्क मून एस्टेट के नाम के बारे में बात करते सुना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजकुमारी रॉयल हाइनेस इतनी कम उम्र में दानव क्षेत्र की सबसे बड़ी संपत्ति की स्वामिनी होंगी। यह आश्चर्यजनक है। पेग्रिस की नज़र लालारिया पर पड़ी। तो इस बारे में क्या? सुश्री ब्लैक ड्रैगन, काला अजगर। अगर एलिस ने पहले ही दानव लोक से होने का दावा करके बुजुर्गों के बीच मन ही मन फुसफुसाहट शुरू कर दी थी, तो पेग्रिस द्वारा बताए गए काले अजगर शब्द ने फुसफुसाहट को और भी तेज कर दिया। काला अजगर पवित्र अजगर परिवार का जाना माना दुश्मन है। मानव जगत में लगभग कोई काला अजगर नहीं है। आज वह रिचर्ड सचमुच पवित्र आत्मा शिखर सम्मेलन के महल में खुलेआम एक काले अजगर को ले आया। चूंकि मुझे इस तरह की जगह पर अपना परिचय देना है, इसलिए मुझे ज्यादा गंभीर होना होगा। आखिरकार मैं उस बूढ़े की बेटी हूँ। लालारिया का स्वर बदल गया। उसके पूरे व्यक्तित्व में सामान्य आलस्य से बिल्कुल अलग एक भयावह स्वभाव झलक रहा था।
उसने बिना किसी कमजोरी के ड्रैगन सम्राट की जांच का सामना किया। दानव क्षेत्र की ड्रैगन द्वीप की उत्तराधिकारी, वर्तमान ड्रैगन सम्राट ऑगलिस की बेटी लालारिया सिएरा सालोमेक्रे। ये काली ड्रैगन लड़की असल में दानव साम्राज्य की अगली ड्रैगन सम्राट है। बड़े बुजुर्ग अचानक बेचैन हो गए। दानव लोक के विशाल अजगर को मानव जगत ने पतित अजगर कहा था। ड्रैगन द्वीप और ड्रैगन घाटी स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते थे। दानव लोक का भावी ड्रैगन सम्राट वास्तव में मानव जगत की ड्रैगन घाटी में आता है। क्या इसका मतलब है कि युद्ध छिड़ने वाला है? अरे अरे, वहाँ बुजुर्ग लोग हैं, बड़बड़ाना मत। मेरा इरादा कोई जंग वगैरह शुरू करने का नहीं था। लालारिया की बात खत्म होने के बाद वह फिर से बेफिक्र हो गई और आत्मविश्वास से चेन रुई की ओर इशारा करते हुए बोली, मैं आज इस आदमी के साथ यहाँ हूँ। अगर तुम कोई गड़बड़ करना चाहते हो तो पहले इसे मारो। मैडम लालारिया, आप बहुत ज्यादा चालाक हो गई हैं। चेन रुई ने लाला लोली को अजीब नज़र से देखा। जरूर, मैं कौन हूँ? ओहो, पगरिस के हाथ हिलाने से बड़ों की बेचैनी अचानक शांत हो गई। ड्रैगन सम्राट ने लालारिया को बड़ी दिलचस्पी से देखा। दिलचस्प? महाराजा, लालारिया सही कह रहे हैं। अभी युद्ध शुरू करने का समय नहीं है। महाराजा शक्ति, साहस और स्वभाव की दृष्टि से प्रशंसनीय हैं। दोनों राजमहिषियों के लिए सीटें दीजिए। परिणामस्वरूप चेन रुई के बगल में कम विशिष्टता वाली 2 और सीटें थीं। सर रिचर्ड, आपने यहाँ आकर मुझे बहुत बड़ा झटका दिया है। आपके पक्ष में मेरे से ज्यादा लोग बैठे हैं। पैग्रिस ने मुस्कुराते हुए चेन रुई से कहा, आपने हमारी ड्रैगन वैली के सबसे प्रतिभाशाली एल्डरजोला को इतने लंबे समय तक अगवा रखा। मुझे मत बताना कि इस बार सिर्फ एल्डरमेरिया से मिलने आए हैं, या मुझसे, उस घमंडी पुराने दोस्त से। सच कहूं तो महाराज, इस बार मैं ड्रैगन वैली में विशेष रूप से एक अनुग्रह मांगने आया हूँ। कृपया कहे। मेरी पत्नी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हैं और उन्हें गोल्डन ड्रैगन लार फूल की तत्काल आवश्यकता है। मैंने सुना है कि महारानी सोफिया को भी एक फूल की आवश्यकता है, इसलिए मैं इस संबंध में आपकी सहायता लेने यहाँ आया हूँ। सुनहरे ड्रैगन की लार का फूल? पैग्रिस थोड़ा हैरान हुआ। उसने कुछ देर सोचा। मुझे डर है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सर। चेन रुई ने भौहें चढ़ाईं। महाराज, ये सुनहरा ड्रैगन लार का फूल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। बात कीमत की नहीं है। पैगरिस ने सिर हिलाया। बात सोफिया की है। खैर, मुझे माफ करना। ये साफ तौर पर इनकार का रवैया था। चेन रुई के कुछ बोलने से पहले ही दूसरी तरफ से लालारिया ने असंतोष में एक ठंडी सिसकारी भरी। तुम मुझसे इतना मोलभाव क्यों कर रहे हो? बस एक ही वाक्य काफी है। अगर तुम इसे नहीं सौंपोगे तो हम ड्रैगन वैली को तबाह कर देंगे। ये शब्द बोलते ही हॉल का माहौल अचानक घुटन भरा हो गया। ड्रैगन सम्राट की आंखें भयावह लपटों से जल रही थीं और वह चेन रुई के चेहरे को गौर से देख रहा था। क्या यही तुम्हारा रवैया है? हालांकि ये शब्द लालारिया ने कहे थे, लालारिया की शक्ति केवल अर्ध देवता में ही है। वह इस तरह मौत को गले लगाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकती। उसे जरूर रिचर्ड ने निर्देश दिया होगा। चेन रुई एक पल के लिए चुप रही। महाराज, सच कहूं तो भले ही हम सच्चे दोस्त न हो, हम कई मायनों में साझेदार हैं। चाहे वो जादू का खेल हो, जादुई फोन हो या सुगंधित बाजरे की शराब हो। और आंटी मेरिया और अंकल स्पैनज़ोला के माता पिता हैं, और मेरे रिश्तेदार भी। मैं सुनहरे ड्रैगन लार के फूल के बदले उतनी ही या उससे ज्यादा कीमत की चीजें, जैसे कलाकृतियां, काली औषधियां या और भी व्यावसायिक चीजें देने को तैयार हूं। लेकिन अगर ये भी महामहिम की भूख को शांत नहीं कर पाते तो माफ कीजिए, मैं इसे जबरदस्ती लेने से इनकार नहीं कर सकती। आखिर सुनहरे ड्रैगन लार का फूल ड्रैगन वैली का खजाना था। इसके अलावा जोला के माता पिता और ड्रैगन वैली के साथ उनके पुराने रिश्ते को देखते हुए चेन रुई उन्हें बल प्रयोग से डराना नहीं चाहता था, लेकिन उसने बल प्रयोग से पहले शिष्टाचार दिखाया। आखिरी वाक्य कहते ही पग्रिस के चेहरे के भाव बदल गए। मेरिया और गुएरोआज चौंक गए और बुजुर्ग भी भावुक हो गए। क्या ये रिचर्ड मौत की तलाश में है? उसने तो ड्रैगन वैली के ड्रैगन सम्राट को ही भड़का दिया था। पगरिस धीरे से सिंहासन से उठा और छद्म देवता की शक्ति फैल गई। ठीक कहा। मैंने सुना है कि तुम राफेल के हाथों से सफलतापूर्वक बच निकले हो। मैं आज ये देखना चाहता हूँ। राफेल के हाथों से बच निकला। स्टैनवेल को छोड़कर मेरिया समेत सभी बड़े बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। कोई आश्चर्य नहीं कि शाही महामहिम ड्रैगन सम्राट को अभी अभी रिचर्ड के साथ इतनी विनम्रता से पेश आना पड़ा। पगरिस की नज़र चेन रुई के बाएं हाथ पर पड़ी। लगता है तुम्हारे हाथ में कोई समस्या है। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता, इसलिए मैं सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करूंगा या तुम्हारे ठीक होने का इंतजार करूंगा। इतना आत्मधर्मी मत बनो। यह आदमी आसानी से एक हाथ से तुम्हारा गला घोंट सकता है। लालारिया शांत भाव से बोलती रही। इस वाक्य ने लगभग पूरे हॉल में आग लगा दी। ठीक कहा, कम से कम इससे प्रक्रिया में तेजी तो आएगी। अध्याय 1180 ड्रैगन सम्राट का उत्तराधिकारी।
पग्रिस की आंखें सीधी पुतलियों में बदल गई थीं। उसके पूरे शरीर से एक जबरदस्त ताकत निकल रही थी। पूरे हॉल की रोशनी फीकी पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग किसी उफनते समुद्र में हों और सांस भी नहीं ले पा रहे थे। हालांकि जैसे ही यह भयानक सांस चेन रुई के पास पहुंची, वह तुरंत गायब हो गई जैसे बर्फ और आग का मिलन हो। राजकुमारी ड्रैगन सम्राट, आपकी खबर बहुत देर से आई है। स्वाभाविक रूप से चेन रुई के बगल में खड़ी लालारिया पग्रिस की गति से विचलित नहीं हुई। उसने फिर से एक चौंकाने वाली खबर सुनाई, यह आदमी राफेल के हाथों से बच निकला। ये घटना कई साल पहले की खबर थी। 1 साल से भी कम समय पहले उसने राफेल को हरा दिया था। राफेल को हराया? पग्रिस की सांसें थम सी गईं। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी चेन रुई ने सिर हिलाकर इनकार किया, मैंने राफेल को नहीं हराया। सभी लोग निश्चिंत दिखे और चेन रुई ने कहा, वास्तविक स्थिति ये थी कि मैंने उससे केवल 10 मिनट तक ही लड़ाई की, लेकिन अगर इसमें 1 मिनट से अधिक समय लगता तो वह मर सकता था। जैसे ही ये शब्द निकले, अचानक हंगामा मच गया। दरअसल चेन रुई कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। अगर गैब्रियल ने समय रहते उसे यह याद नहीं दिलाया होता कि 10 मिनट पूरे हो गए हैं, तो ऑल स्टार गॉड्स व्यू लॉन्च होने के बाद अगर राफेल बच भी जाता तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी। इसके अलावा तात्विक विश्व युद्ध से गुजरने के बाद अब चेन रुई को ऑल स्टार गॉड्स व्यू की गहरी समझ थी, खासकर फ्यूजन की शक्ति की। यह उस समय से भी ज्यादा मजबूत थी जब उसने पवित्र प्रकाश पर्वत का दर्शन किया था। इस दौरान अगर राफेल की ताकत अभी भी वैसी ही रही तो चेन रुई को जीत का पूरा भरोसा था। बेशर्म शेखी, पैग्रिस ने व्यंग्य किया, ये शेखी बहुत ज्यादा है। कुछ साल पहले वह राफेल के हाथों से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। इतने कम समय में राफेल उसके हाथों से बाल बाल बच गया। राफेल कौन है? 3 महादूत, मानव जगत में सबसे शक्तिशाली शिखर स्तर का छद्मीश्वर। वह शेखी नहीं बघार रहा है। अगर तुम हो तो उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं एक हाथ से कर सकती हूँ। आवाज सुनकर फिर से हलचल मच गई। सबसे शांत मेरिया भी चौंके बिना नहीं रह सकी, यह उसकी बेटी जोला थी। पग्रिस की सीधी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी आवाज और ठंडी हो गई, तुम मेरी ड्रैगन वैली के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। तुम्हारी उम्र में तो मुझमें भी तुम्हारी ताकत नहीं थी। जहां तक तुमने अभी जो कहा वह भविष्य में हकीकत बन सकता है, लेकिन अभी तो इसे अहंकार ही कहा जा सकता है। एक बुजुर्ग होने के नाते तुम ड्रैगन सम्राट की ताकत पर सवाल उठाने और उसे चुनौती देने के योग्य हो। तुम मेरी जगह भी ले सकते हो। किसी भी कबीले की ताकत और विकास को बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा जरूरी है। मैं भविष्य में राजगद्दी सौंपने के लिए मानसिक रूप से भी तैयार हूं। सर्वोच्च पद स्वीकार करने वाला कोई और हो सकता है, या तुम भी हो सकते हो, लेकिन ये सिर्फ भविष्य है, अभी नहीं। अगर तुम पद नहीं छोड़ते। उसके बोलने से पहले ही जोला की सांसें, जो मूल रूप से केवल राज्य स्तर की थीं, एक पल में आसमान छूने लगीं। अर्धदेवता से अर्धदेवता के मध्यवर्ती चरण तक, फिर चरम अवस्था तक। पैग्रिस अचानक चौंक गया, क्योंकि जोला की सांसें अर्धदेवता के चरम चरण तक पहुंचने के बाद भी नहीं रुकीं। वह छद्म देवता के प्रारंभिक चरण, मध्यवर्ती अवस्था तक पहुंच गईं। पैग्रिस हैरान था क्योंकि जोला की सांसों की शक्ति अभी भी बढ़ रही थी। पलक झपकते ही वह उस स्तर तक बढ़ गई थी जहां उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जब जोला ने अपना हाथ हिलाया तो उसके पैरों के नीचे एक इंद्रधनुष दिखाई दिया, जो धीरे धीरे समुद्र की ओर फैल रहा था। यह इंद्रधनुष तेज नहीं था और न ही कोई खास शक्तिशाली दिख रहा था, लेकिन समुद्र की गति से कहीं ज्यादा तेज था। जहां से भी यह गुजरता, समुद्र का पानी पल भर में वाष्पित हो जाता। इंद्रधनुष आने से पहले पैग्रिस को लगा कि उसकी आत्मा उस भयानक शक्ति के भय से कांप रही थी। उसके पूरे शरीर पर एक चमकता हुआ चांदी का कवच अवचेतन रूप से प्रकट हो गया। हालांकि जैसे जैसे इंद्रधनुष धीरे धीरे पास आ रहा था, कवच उस शक्तिशाली दबाव को झेल नहीं पाया। बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। इस घटना से पूरा शाही महल और यहां तक कि पूरी ड्रैगन घाटी भी इस बल से कांप उठी। यहां तक कि सुरक्षात्मक ड्रैगन शिलालेख भी इसे दबा नहीं सका। आसपास के ड्रैगन दब गए और हिल भी नहीं पा रहे थे। वे भयभीत होकर पवित्र आत्मा शिखर की ओर देखने लगे। बस जोला, चेन रुई की आवाज सुनाई दी तो इंद्रधनुष तुरंत फैलना बंद हो गया और धीरे धीरे गायब हो गया। भयानक दबाव भी गायब हो गया। पग्रिस ने अविश्वास से जोला की तरफ देखा, जिसने शांति से अपना एक हाथ वापस खींच लिया। उसे 4 शब्द उगलने में मुश्किल हो रही थी, छद्म देवता का चरम चरण। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। चेन रुई को छोड़कर सभी ड्रैगन हॉर्नफेने लगे। वह सचमुच छद्म देवता की चरम अवस्था पर है। पिछली बार एल्डर काउंसिल में जोला, जो सबके सामने आई थी, अभी राज्य स्तर के चरम स्तर पर ही थी। कितना समय हो गया है? वह तो छद्म देवता के चरम स्तर तक पहुंच गई है। ये कैसे संभव है? तुम जीत गए। हार के बाद पैग्रिस ने अपनी ताकत कुछ कम कर ली और उसकी आवाज में अतुलनीय रूप से कड़वाहट थी। हालांकि यह अविश्वसनीय लगता है, पर यह सच है।
तुम सही हो और मैं गलत था। भविष्य का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारा विरोधी नहीं रहा। पग्रिस को चरम अवस्था वाले छद्म देवता और मध्यवर्ती अवस्था वाले छद्म देवता के बीच के अंतर का एहसास किसी भी ड्रैगन के बड़े से ज्यादा था। ज़ोला ने अभी अभी अपनी सांस छोड़ी है। अगर हम सच में लड़ें तो मैं तो बच निकलने में ही खुशकिस्मत हूँ। मेरे जीतने की जरा भी संभावना नहीं है। इसके अलावा ज़ोला के अनुसार उस प्रिचर्ड की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। उसने पहले जो कहा था कि उसने राफेल को लगभग मार ही डाला था, वह सच होना चाहिए। पग्रिस मानसिक रूप से चेनरुई, जो एक मध्यवर्ती स्तर के छद्म देव महाशक्ति थे, से युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। उसने गहरी सांस ली और आखिरकार अपनी मानसिक स्थिति को संभाला। उसने आह भरी, एल्डर ज़ोला, आपकी ताकत पर कोई शक नहीं है। ड्रैगन भाग्यशाली हैं कि उन्हें आप जैसा प्रतिभाशाली और महाशक्तिशाली व्यक्ति मिला है। तो क्या आप सिंहासन स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ड्रैगन के नियमों के अनुसार ज़ोला, एक एल्डर होने के नाते, ड्रैगन सम्राट पग्रिस को सफलतापूर्वक चुनौती देने के बाद ड्रैगन सम्राट पग्रिस की जगह लेने की योग्यता रखती थी। अगर एल्डर सहमत होता तो एल्डर काउंसिल की बैठक तुरंत आयोजित की जा सकती थी। मतदान के बाद सिंहासन आधिकारिक रूप से सौंप दिया जाता। वर्तमान एल्डर कोई और नहीं बल्कि ज़ोला की मां थी। ज़ोला की प्रबल शक्ति के साथ एल्डर काउंसिल के पारित होने में लगभग कोई बाधा नहीं थी। सभी बुजुर्ग एक दूसरे को निराशा से देख रहे थे। बेटी ड्रैगन सम्राट बनने वाली है और मां महान बुजुर्ग है। क्या कई वर्षों तक ड्रैगन साम्राज्य पर शासन करने वाले पवित्र ड्रैगन पूरी तरह से परी ड्रैगन द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे? पग्रिस ने सिंहासन सौंपने का प्रस्ताव क्यों रखा, इसकी वजह भी लाचारी ही थी। ज़ोला की ताकत ने सबको चौंका दिया था और उसके पीछे एक और भी अथाह आदमी था। साहस, साधन और रणनीति के लिहाज से इसे भयानक कहा जा सकता है, जैसा कि उस घटना से देखा जा सकता है जहां दूसरे पक्ष ने पवित्र चर्च और राफेल को मूर्ख बनाया था। जब तक रिचर्ड का समर्थन था, मेरिया और उसकी बेटी जल्द ही पूरी ड्रैगन वैली को अपने हाथों में मजबूती से नियंत्रित कर लेंगी। रुको, ज़ोला के जवाब देने से पहले ही मेरिया पहले बोल पड़ी और अपनी बेटी के सामने आकर बोली, ज़ोला, मैं भी तुम्हारी ताकत देखकर दंग हूँ, लेकिन मुझे अपने दिल में ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। एक माँ के लिए मेरे बच्चे का थोड़ा सा भी विकास मुझे आशा और सांत्वना से भर देगा। हालांकि ड्रैगन्स के महान बुजुर्ग होने के नाते मुझे नहीं लगता कि तुम ड्रैगन सम्राट के पद के योग्य हो। ताकत के अलावा तुम जिद्दी हो और आज़ादी पसंद करती हो। तुम अनुकूलन करना नहीं जानती, लोगों के साथ व्यवहार करने में अच्छी नहीं हो और पूरी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाती। सीधे शब्दों में कहें तो तुम्हारी वर्तमान क्षमता के साथ तुम में शासक बनने के गुण बिल्कुल नहीं हैं। तुम्हारे लिए शाही महामहिम पैग्रिस से बेहतर करना और भी असंभव है। इसलिए महान बुजुर्ग होने के नाते मैं ड्रैगन सम्राट के रूप में तुम्हारा विरोध करने वाला पहला व्यक्ति हूँ। मेरिया का स्वर कठोर और गंभीर था। ये बिल्कुल भी बनावटी नहीं था। बुजुर्गों की आवाज़ फुसफुसाने से खुद को रोक नहीं पाए। पग्रिस के मन में एक जटिल मनोदशा थी। अचानक प्रशंसा, कृतज्ञता और शर्म एक साथ घुल मिल गई। पैग्रिस हमेशा से मेरिया की शक्ति और प्रतिष्ठा से डरती रही थी। पिछली बार जब उसने स्टैनवेल की पदोन्नति का समर्थन किया था, तब भी वह मेरिया को सत्ता से हटाना चाहता था या उसे कैद या निर्वासित करना चाहता था। बाद में मेरिया ने अपने दामाद रिचर्ड का फायदा उठाकर एक ही झटके में अपनी स्थिति सुधार ली। उसने चतुराई से उस बड़े बुजुर्ग की शक्ति को भी छिन्न भिन्न कर दिया ताकि वह आगे बढ़ने के लिए पीछे हट सके। नतीजतन पैग्रिस ने उस पर फिर से भरोसा किया और उसका दोबारा इस्तेमाल किया। हालांकि पैग्रिस के दिल की गहराई में उसने कभी अपने डर को नहीं छोड़ा था। मेरिया को भी शायद इस बात का एहसास था। हालांकि इस सबसे महत्वपूर्ण क्षण में मेरिया की प्रतिक्रिया पैग्रिस की उम्मीदों से कहीं बढ़कर थी। साथ ही उसने उसे आश्वस्त भी किया। पैग्रिस को आखिरकार समझ आ गया कि मेरिया इतने सारे ड्रैगन का सम्मान और विश्वास क्यों जीत पाए। यह एक सच्चा, योग्य और अपूरणीय महान बुजुर्ग था। धर्मी माँ का सामना करते हुए ज़ोला दंग रह गई। किसने कहा कि मैं ड्रैगन सम्राट बनना चाहती हूँ? पग्रिस भी हैरान रह गया। आप ड्रैगन घाटी के शासक नहीं बनना चाहते? ज़ोला ने मेरिया की तरफ देखा, फिर चेनरुई की तरफ, और उसका चश्मा चमक उठा। मैंने कभी किसी की जगह लेने के बारे में नहीं सोचा था, न अभी और न ही भविष्य में। मम्मी सही कह रही हैं, आप सबसे उपयुक्त राजा हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं बस ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरे पति झूठ नहीं बोल रहे हैं और हमें सुनहरे ड्रैगन लार का फूल चाहिए। हम सिंहासन में ऐसा क्या अच्छा है? मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। उदाहरण के लिए 3 महारानियों को लें। कैथरीन, शिया और टिफ़नी हर दिन राजकीय मामलों में व्यस्त रहती हैं। यहाँ तक कि शिया, जो सबसे करीबी है, वह भी चेनरुई से महीने में एक बार ही मिल पाती है, जब तक कि वह उससे मिलने न जाए। मैं इंद्रधनुष घाटी में हूँ। मैं जब चाहूँ उसे देख सकता हूँ।
ज़ोला बेवकूफ़ नहीं थी, उसने न सिर्फ अपनी पसंद बताई बल्कि अपने शब्दों में पैग्रिस के प्रति अपना समर्थन भी साफ जाहिर किया। पैग्रिस आखिरकार शांत हुई और उसने मेरिया और ज़ोला की तरफ हल्के से सिर हिलाया। इस तरह का इशारा सहज लग रहा था, लेकिन मेरिया को पैग्रिस की अभूतपूर्व ईमानदारी का एहसास हुआ। उसके बाद से ड्रैगन सम्राट और महान बुजुर्ग के बीच कोई बाधा नहीं रही। वह मुस्कुराए और उस समय कुछ नहीं बोली। ज़ोला बेशक एक योग्य शासक नहीं थी, लेकिन कई चीज़ें शुरू से ही सीखी जा सकती थीं। हालांकि मेरिया कई सालों से बड़ी बुजुर्ग थी और उसने बहुत से खुले और गुप्त तरीके देखे थे। एक माँ होने के नाते वह चाहती थी कि उसकी बेटी खुश और आज़ाद रहे। लेकिन सुनहरे ड्रैगन लार के फूल। पैग्रिस ने आह भरी, ज़ोला, तुम्हारा पीछा मुझे खुशकिस्मत और अफसोस की बात लग रही है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अभी सोफिया को बुलाता हूँ। 1 मिनट रुको, मेरिया ने भौहें चढ़ाईं। ज़ोला, अगर तुम सचमुच सुनहरे ड्रैगन लार के फूल को पाना चाहती हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसे महारानी सोफिया की सहमति से बिना किसी शक्ति का सहारा लिए पा सकोगी। ज़ोला ने सिर हिलाया। चलो अब आंटी सोफिया के पास चलते हैं। महाराज, क्या सब ठीक है? पैग्रिस ने कृतज्ञता से मेरिया की ओर देखा। जाहिर है सोफिया पवित्र आत्मा शिखर सम्मेलन में वाइट जेड पैलेस में है। स्टैनवेल, तुम एल्डर ज़ोला और तीनों मेहमानों का नेतृत्व करोगे। जैसा आदेश दिया गया। स्टैनवेल ने अपने दिल की धड़कन को रोका जब वह उन चारों के सामने आया। चेन रूई ने पैग्रिस की ओर सिर घुमाया। मैं अभी बहुत अधीर था। अगर कोई नाराज़गी हो तो कृपया एक दोस्त के तौर पर मेरी माफ़ी स्वीकार करें। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां शक्ति सर्वोपरि थी। ज़ोला ने छद्म देवता के शिखर स्तर की अपार शक्ति का प्रदर्शन किया था। रिचर्ड ज़ोला से भी अधिक शक्तिशाली था और राफेल को हरा सकता था। पूरे मुख्य स्तर के संदर्भ में वह निश्चित रूप से ईश्वर से ठीक नीचे का शिखर था। ऐसे अद्वितीय शक्ति संपन्न की कृपा पाना ड्रैगन घाटी के लिए अत्यंत लाभकारी था। ड्रैगन सम्राट पैग्रिस ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और वह खड़े हुए और कहा, यदि सर रिचर्ड तैयार हैं तो ड्रैगन घाटी हमेशा सर की दोस्त रहेगी। चेन रूई ने सिर हिलाया और स्टैनवेल से कहा, कृपया रास्ता दिखाए। स्टैनवेल ने झुककर प्रणाम किया। सबकी चौकस निगाहों के सामने वह चेन रूई और बाकियों को हॉल के बाहर ले गया।